अब तो सिन्हा परिवार मुझे नीची नज़रों से देखता है। अगर मैं हड़बड़ी में किसी को घर ले आता हूँ और आप उन्हें स्वीकार करने में ईमानदार नहीं रहे, तो क्या मैं अपनी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं इस शादी को बिगाड़ने और अपनी ज़िंदगी भर की खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा हूँ? आर्यन की नज़र श्याम की कनपटियों के सफ़ेद बालों पर पड़ी और अंततः वह आगे बोलने में असमर्थ रहे। वह खड़े हुए और बोले, मैं होटल मून की हर चीज़ पूरी तरह से संभाल लूँगा, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब के लिए मुझे लगता है कि आप अभी भी संभाल सकते हैं। मुझे आज रात कुछ काम है, मैं पहले निकल रहा हूँ। जैसे ही आर्यन ने अपनी बात खत्म की, वह बाहर निकलने के रास्ते पर थे। भैया, अगली बार घर खाना खाने आना, नीना ने उनके पीछे से चिल्लाकर कहा। फिर शाम को समझाया, भैया के पास शाम की छुट्टी होना दुर्लभ है। वह आज काव्या के साथ डिनर कर रहे हैं। पिताजी, ऐसा लगता है कि अब वह समय दूर नहीं जब हमारा पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा सकेगा। किसे परवाह है? श्याम ने ऐसे शब्द कहे, लेकिन उनकी आंखों की उम्मीद ने पूरी तरह से उनकी असली भावनाओं को जाहिर कर दिया। पिताजी, जिद्दी होना बंद कीजिए। क्या आप नहीं चाहते कि भैया घर आएं? बिना सोचे समझे नीना ने अपने ही पिताजी को जवाब दिया। हालांकि उन्होंने कहा नहीं, लेकिन जब भी परिवार का मिलन होता था, हमेशा एक खाली सीट होती थी और कभी कभी वह उन्हें उस सीट को टकटकी लगाकर देखते हुए देख सकती थी। वह जानती थी कि पिताजी भैया के बारे में सोच रहे हैं। ... तुम्हारे सपनों का राजकुमार आ गया। सोहा और काव्या अभी स्कूल के गेट पर पहुंची ही थीं और बस कुछ ही बातें हुई थीं जब उन्होंने आर्यन को कार चलाते हुए आते देखा। सोहा ने चुपचाप काव्या के कपड़े खींचे। काव्या के चेहरे की मुस्कान और भी उज्ज्वल लग रही थी, उनकी आंखें चमक रही थीं। सोहा आह भरे बिना नहीं रह सकी। क्या ये प्यार की ताकत है? क्या तुमने बहुत इंतजार किया? आर्यन का लंबा कद उनके सामने खड़ा था, उनकी आंखों में केवल काव्या थी। उन्होंने बगल में खड़ी सोहा को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। नहीं, हम अभी यहाँ पहुँचे हैं, काव्या ने समझाया। सोहा ने सीधे कहा, आर्यन, तुम्हें डिनर पर एक और व्यक्ति के होने से कोई आपत्ति तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। आर्यन थोड़ा मुस्कुराए। काव्या की सहेली और कजिन होने के नाते उन्होंने स्वाभाविक रूप से उनका स्वागत किया। सोहा बुदबुदाई, ये हुई न बात। मैं पहले कार में बैठती हूँ। सोहा सीधे कार की पिछली सीट पर बैठ गईं। आर्यन भाई, मैं आज सोहा को लाना भूल गई थी, इसलिए मैं उसे डिनर दे रही हूँ, काव्या ने समझाया। उन्हें डर था कि आर्यन शायद खुश न हो। कोई बात नहीं, हम मेज़बान हैं, तुम जिसे चाहो उसे इनवाइट कर सकती हो। आर्यन ने उन्हें प्यार से देखा, फिर श्याम और नीना की बातें याद करते हुए रुक गए और पूछा, काव्या, उन्होंने आज मुझे ढूंढा और चाहा कि मैं तुम्हें डिनर के लिए घर लाऊं। इस सामान्य से वाक्य ने, जिसमें नाम तक नहीं था, काव्या को एक पल के लिए सुन्न कर दिया। फिर उन्होंने प्रतिक्रिया दी, तुम्हारे पिताजी? सही। आर्यन की नज़र उनके हैरान चेहरे पर पड़ी। उन्होंने समझाया, पिछले साल वह चाहते थे कि मैं तुम्हें डिनर के लिए घर लाऊं, लेकिन चूंकि तुम घर जाने वाली थी और वह बीमार पड़ गए, इसलिए मैंने इसका जिक्र नहीं किया। वह आर्यन भाई, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। जब भी तुम्हारे लिए सुविधाजनक हो, मुझे मंजूर है, काव्या ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, ये जानते हुए कि पिता और पुत्र के लिए एक दूसरे को हमेशा के लिए नज़रअंदाज करना असंभव है। सच में, आर्यन को अचानक ऐसा लगा जैसे उनकी कोई बड़ी मुराद पूरी हो गई हो। बिल्कुल, मैंने भला कब झूठ बोला है? काव्या थोड़ी चकित लगी, उन्हें समझ नहीं आया कि आर्यन इतने खुश क्यों थे। सोहा, जो काफ़ी समय से कार में बैठी थी, उन्होंने उन्हें वापस आते नहीं देखा। वह बेबसी से खिड़की पर झुकीं और बोली, तुम दोनों प्यार में इतने डूबे हो कि पानी पीकर भी पेट भर सकते हो, लेकिन क्या तुम मेरी तरफ देखोगे? मैं भूख से मर रही हूँ। वह सच में भूखी थी। आज उन्होंने काफ़ी समय तक पियानो का अभ्यास किया था। मिन्हास पार्क में होने वाले नेशनल सिलेक्शन कॉन्टेस्ट के नज़दीक होने के कारण उनका खाना पीना भी बस नाम मात्र का हो रहा था। रेस्तरां तक पूरे रास्ते हंसते बोलते पहुंचने के बाद सोहा ने काव्या को पकड़ा और पूछा, तुमने आर्यन खन्ना से क्या कहा? वह किसी बेवकूफ़ की तरह क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मैंने कुछ नहीं कहा। काव्या भी हैरान थी। उन्होंने बस इतना कहा था कि आर्यन उन्हें अपने माता पिता से मिलवाना चाहते हैं और वह इसके लिए सहमत हैं, और फिर आर्यन पागलों की तरह मुस्कुराने लगे। सोहा, कोई पागलों की तरह कैसे मुस्कुरा सकता है? काव्या, तुमने हाँ कहने से पहले पिताजी और बाकी सब के बारे में नहीं सोचा? क्या तुमने प्रकाश अंकल के बारे में नहीं सोचा? सोहा ने उन्हें याद दिलाया। काव्या ने पलटकर जवाब दिया, ये सिर्फ एक बार का खाना ही तो है ना? ये सिर्फ एक बार का खाना कैसे हो सकता है? अगर तुम खन्ना परिवार के घर खाने पर जाती हो, तो इसका मतलब है कि शादी लगभग तय है। सोहा ने झुंझलाहट के साथ कहा, हालांकि उन्हें एक कपल के तौर पर वे दोनों पसंद थे, लेकिन वह अभी भी स्कूल में है। काव्या, एक बार का खाना शादी के विषय से कैसे जुड़ गया? दो जिंदगियां जीने के बावजूद इन मामलों की जानकारी न होने के लिए उन्हें माफ कर दें। काव्या, तुम सब पहुंच गए।
युवराज थोड़ी देर बाद आए और सोहा को भी वहां देखकर वह बहुत खुश हुए। लेकिन जल्द ही युवराज की खुशी काफूर हो गई। क्या आर्यन खन्ना ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे उनका कोई अस्तित्व ही न हो। काव्या, तुम्हें ये झींगे खाना बहुत पसंद है। ये झींगा डम्पलिंग ट्राई करो, कैसा है। और यहाँ की स्पाइसी बॉइल्ड फिश का स्वाद देखो, ये तीखी और चटपटी है, तुम्हें ज़रूर पसंद आएगी। आर्यन काव्या के लिए झींगे छील रहे थे, उन्हें खाना परोस रहे थे और ड्रिंक्स डाल रहे थे, उन्हें उंगली तक नहीं उठाने दे रहे थे। उनके कटोरे में जो भी व्यंजन थे वे सब उनके पसंदीदा थे। काव्या बीच बीच में जवाब दे रही थीं। उनके बातचीत करने का तरीका एक पुराने शादीशुदा जोड़े की तरह परिचित था, फिर भी उसमें वह मिठास थी जो पुराने जोड़ों में अक्सर गायब हो जाती है। युवराज को जलन महसूस हो रही थी, सोहा को और भी ज्यादा जलन हो रही थी। उन दोनों को देखकर वह इस चिंता में पड़ गईं कि क्या उन्हें कभी कोई बॉयफ्रेंड मिलेगा। आर्यन, एक ड्रिंक लो। युवराज ने आर्यन के लिए ड्रिंक डाली, जिन्होंने उन्हें याद दिलाया, युवराज भाई, अगर हम सब पेंगे तो बाद में हमें घर कौन छोड़कर जाएगा। कोई ड्राइवर ले जाएगा, तुम उसकी चिंता मत करो। युवराज के मन में अब सिर्फ एक ही विचार था, आर्यन को नशे में धुत करना। ठीक है फिर, ये झींगे छीलने के बाद हम पीते हैं। आर्यन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया और युवराज को अजीब स्थिति में छोड़े बिना झींगे छीलते समय ही उन्होंने बातचीत को बिजनेस के मामलों की ओर मोड़ दिया। आर्यन की लंबी उंगलियों के नीचे वे नन्हे झींगे जैसे आज्ञाकारी थे, उनकी हरकतें सुंदर और गरिमापूर्ण थीं। काव्या ने मन ही मन उनकी प्रशंसा की, उन्हें सच में एक हीरा मिला था। ... युवराज भाई, ध्यान से, कहीं गिर न जाएं। काव्या युवराज के पीछे चल रही थी, इस डर से उन्हें चेतावनी दे रही थी कि कहीं वे लड़खड़ा न जाएं। क्या हुआ, क्या वह नशे में है। श्रीमती सिन्हा कोट पहनकर बाहर आई। युवराज से शराब की गंध आते देख उन्होंने भौहें सिकुड़ी और पूछा, इसने कितनी पी ली। मैं नशे में नहीं हूँ। युवराज ने आर्यन का कंधा पकड़ा और बोले, मैं अभी और पी सकता हूँ, चलो फिर से शुरू करते हैं। श्रीमती सिन्हा, भगवान जाने इसने कितनी पी ली है। उन्होंने आर्यन की मदद से युवराज को उनके कमरे तक पहुंचाया और शालीनता से धन्यवाद दिया। आर्यन, युवराज को वापस लाने के लिए शुक्रिया। श्रीमती सिन्हा, यह मेरा फर्ज था। आर्यन ने एक सम्मानजनक लहजा बनाए रखा। काव्या के दिल में सिन्हा परिवार का स्थान सिंह परिवार से बहुत अलग था। तुमने भी पी है ना। मैं किसी से तुम्हें घर छुड़वा देती हूँ। श्रीमती सिन्हा ने आर्यन को मना करने का मौका नहीं दिया और सीधे एक ड्राइवर का इंतजाम कर उन्हें घर भिजवा दिया। आर्यन भाई, आपने बहुत ज्यादा तो नहीं पी ली ना। काव्या थोड़ी चिंतित थीं। आर्यन ठीक लग रहे थे, उनका चेहरा बमुश्किल लाल था, वे नशे में नहीं लग रहे थे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अगली बार मैं तुमसे मिलने आऊँगा। आर्यन ज्यादा देर नहीं रुके और तुरंत निकल गए। क्या आर्यन ने युवराज को नशे में धुत कर दिया। शोर सुनकर श्री सिन्हा शावल लेकर बाहर आए और पूछा। काव्या ने चुपचाप अपनी नाक छुई। अगर वह गलत नहीं थी तो ये युवराज भाई ही थे जो लगातार पी रहे थे और आर्यन को नशे में धुत नहीं कर पाए, बल्कि खुद ही धुत हो गए। युवराज उसे नशे में गिराने की कोशिश में खुद धुत हो गया। श्री सिन्हा लगभग निश्चित थे, उन्होंने सोचा कि जब युवराज जागेगा तो उन्हें उसे कड़ी फटकार लगानी होगी। उन्होंने पूछा, काव्या, तुम और आर्यन क्या सोचते हो। हाँ, मुझे पता है कि तुम और आर्यन पिछले साल से साथ हो, लेकिन क्या उसने तुम्हें खन्ना परिवार के घर ले जाने का जिक्र किया। श्रीमती सिन्हा भी बातचीत में शामिल हो गईं। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, उन्हें लगा कि यह शायद उचित नहीं है और उन्होंने जोड़ा, मुझे पता है कि तुम दोनों का रिश्ता अच्छा है। माँ तुम्हारे आर्यन के साथ होने का विरोध नहीं करती, बस ये देखना चाहती है कि खन्ना परिवार का रवैया क्या है। पिछले साल के अंत में उन्होंने मुझे डिनर के लिए घर ले जाने का जिक्र किया था, लेकिन उनके पिताजी बीमार हो गए और मुझे घर वापस जाना पड़ा, इसलिए ऐसा नहीं हो पाया। कल उन्होंने पूछा कि मैं खन्ना परिवार के यहाँ डिनर पर कब जाऊंगी। काव्या ने बिना किसी छिपाव के आज्ञाकारी रूप से जवाब दिया। श्री सिन्हा और श्रीमती सिन्हा की स्वीकारोक्ति ने काव्या को भी राहत की सांस लेने पर मजबूर कर दिया। क्या उसका और उसके पिताजी का कोई मनमुटाव चल रहा है। श्रीमती सिन्हा ने चतुराई से पूछा। वह आर्यन और श्याम के बीच के संबंधों के बारे में जानती थीं। माँ, असल में इस मामले में काव्या को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाए। श्रीमती सिन्हा ने सहानुभूति के साथ जवाब दिया, जब अनुपमा का निधन हुआ तो आर्यन सिर्फ 10 साल का बच्चा था। उसके दिल में वह अपने पिताजी को ही अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार मानता था। माँ, आप ये सब जानती हैं। काव्या कुछ हैरान थीं। श्रीमती सिन्हा मुस्कुराईं और बोली, यह कोई राज नहीं है और मैं अनुपमा की सहेली थी, वरना मैं उस समय आर्यन से नहीं मिल पाती। जब अनुपमा साथ थी तो वह असाधारण रूप से विनम्र था। मैंने तो तब भी सोचा था कि अगर तुम पास होती तो वह मेरा दामाद बन सकता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने समय बाद भी तुम दोनों साथ ही आए। शायद ये सिर्फ किस्मत है। श्रीमती सिन्हा ने हाथ उठाकर अपने कान के पास के बाल संवारे। उनकी शालीनता देखते ही बनती थी।
अपनी बेटी की आने वाली शादी के बारे में सोचकर वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन थोड़ा उदास महसूस किया। माँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आर्यन भाई और मैंने तय किया है कि ग्रेजुएशन के बाद ही शादी करेंगे। काव्या श्रीमती सिन्हा के कंधे से सट गईं और बोली, इन 2 सालों में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। उनकी कंपनी और आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूट दोनों को उनकी ज़रूरत है, इसलिए हमें कोई जल्दी नहीं है। 2 साल का समय बहुत तेज़ी से गुजरता हुआ लगता है। श्रीमती सिन्हा ने मन ही मन ऐसा सोचा, लेकिन बाहर से कहा, सही है, हमें कोई जल्दी नहीं है। अगर वह तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे तो तुम्हें माँ को ज़रूर बताना होगा। काव्या को अंदर से बहुत अच्छा महसूस हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि अब उनके पास प्यार करने वाले माता पिता की एक जोड़ी है। खन्ना परिवार के यहाँ खाने की भी कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि होटल मून लगभग पूरा होने वाला है। बचा हुआ इंटीरियर डेकोरेशन भी समय लेगा और आर्यन यकीनन बहुत बिजी होगा। श्रीमती सिन्हा की बातें काव्या को भी सही लगी। उन्होंने सोचा कि आर्यन भाई इतने बिजी हैं कि खाना तक छोड़ देते हैं। उन्हें इंतज़ार करना चाहिए। ... सिर में दर्द है। युवराज अगले दिन तेज सिरदर्द के साथ जागे। उन्होंने अपनी कनपटी दबाई, क्योंकि कल की यादें धीरे धीरे वापस आ रही थीं। उनका इरादा आर्यन को नशे में धुत करने का था, लेकिन वह खुद कैसे गिर गए। जाग गए। कल तुमने कितनी पी थी? तुमने 3 बार उल्टियाँ की। मान्या करवट बदलते हुए नींद में बोली। शादी के बाद ये पहली बार था जब उन्होंने युवराज को इतना पीते देखा था। युवराज ठिठक गए और पूछा, कल मैं घर वापस कैसे आया? आर्यन और काव्या तुम्हें वापस लाए थे। मान्या ने आंखें बंद किए ही जवाब दिया। युवराज, कल तुमने इतनी ज्यादा क्यों पी ली? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम आर्यन खन्ना को नशे में धुत करने वाले हो? मान्या ने युवराज को उत्सुकता से देखा। असल में वह कल साथ जाने वाली थी, लेकिन रजत को आज सप्लाइज दिलवाने में देर हो गई थी। युवराज ने अपना गला साफ किया और बात बदलते हुए पूछा, क्या समय हुआ है? क्या हमें काव्या को स्कूल छोड़ना चाहिए? मान्या के होंठों पर एक मुस्कान आए और उन्होंने कहा, 10 बज चुके हैं, पिताजी काव्या और रजत को स्कूल छोड़ आए हैं, तुम अपनी नींद पूरी कर सकते हो। कल उन्होंने कमरे की कई बार सफाई की थी और वह इतनी थक गई थी कि बार बार उबासी ले रही थीं। सुबह जब उनके ससुर रजत को स्कूल ले गए तो वह फिर से झपकी लेने के लिए लेट गई थीं। क्या तुम कल उसे नशे में धुत नहीं कर पाए और खुद ही ढेर हो गए? मान्या ने मजाक उड़ाते हुए कहा। उन्हें हमेशा लगता था कि युवराज पीने में माहिर हैं, लेकिन किसने सोचा था। हंसना है तो हंस लो। युवराज ने बेबसी से उन्हें अपनी हंसी रोकते हुए देखा, अपनी भौहें मसली और सोचा कि कल उन्होंने सच में गलत अंदाजा लगाया था। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आर्यन खन्ना इतना पक्का शराबी निकलेगा। युवराज ने जितनी पी, आर्यन ने उतनी ही पी। ऐसा कैसे हुआ कि वह खुद तो धुत हो गए और आर्यन बिल्कुल ठीक था, यहाँ तक कि उन्हें घर भी छोड़ गया। हा, मान्या बिस्तर पर सिमट गईं और अपनी हंसी नहीं रोक पाईं। मान्या, अब बस भी करो। युवराज ने उनकी खिलखिलाहट सुनकर याद दिलाया, बस थोड़ी देर हंस लो। नहीं, मैं खुद को रोक नहीं पा रही। मान्या हंसते हंसते बेदम हो गईं। उन्हें सच में हंसी आ रही थी। ये सोचना कि युवराज किसी को पिलाने गए थे और खुद ही पीकर लौट आए, बहुत ही मज़ेदार था। उन्हें हंसते हुए देख युवराज ने करवट ली और उनका मुंह बंद कर दिया। मान्या ने उन्हें पीछे धकेला और कहा, अभी तक ब्रश नहीं किया है, अब उठ जाओ। नहीं, युवराज ने कहा, किसने कहा तुम्हें मुझ पर हंसने के लिए? मान्या, क्या वह अपनी हंसी रोक सकती हैं? ... युवराज भाई, आज तो सिर में दर्द नहीं है ना? शाम को जब युवराज वापस आए तो काव्या ने चिंता जताते हुए पूछा। दलिया पीते हुए युवराज ने सोचा, क्या हम इस बात को यहीं खत्म नहीं कर सकते? काव्या, तुम्हारा भाई दोपहर 11:30 बजे तक सोता रहा और लंच के लिए जब उठा तो मुरझाए हुए बैंगन जैसा लग रहा था। अच्छा हुआ इसके साथ, किसने कहा था इसे इतनी ज्यादा पीने के लिए? श्रीमती सिन्हा ने हंसते हुए कहा। मान्या की हंसी छूटते छूटते बची। उन्होंने अपना सिर झुका लिया और उन्हें अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हुआ। माँ, आप मेरी सगी माँ हैं ना? युवराज ने विरोध किया, आप अपने ही बेटे के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकती हैं? क्यों, मुझे कहने की इजाज़त नहीं है? श्रीमती सिन्हा ने उन्हें एक नज़र देखा और कहा, चुपचाप अपना दलिया पियो, सादा खाना ही ठीक है। मैं मान्या के लिए झींगे छील देता हूँ। युवराज ने मेज पर रखे झींगों को देखा और बड़े ध्यान से मान्या के लिए उन्हें छीलने लगे और उनके लिए ड्रिंक डाली। इस हाव भाव ने मान्या को चौंका दिया। उन्होंने शक भरी नज़रों से युवराज को देखा और पूछा, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? युवराज को लगा जैसे उनके दिल में छुरा घोंप दिया गया हो, जैसे कि वह अपनी पत्नी के लिए कभी अच्छे रहे ही नहीं। उन्होंने अपना गला साफ किया और कहा, मान्या, मैं तुम्हारे लिए झींगे छील रहा हूं ताकि तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कर सकूं। इसमें ऐसा क्या है कि मेरे साथ कुछ हुआ होगा? लेकिन जब हम डेट कर रहे थे तब तो तुमने कभी मेरे लिए झींगे नहीं छीले। मान्या ने धीरे से बुदबुदाया, फिर फुसफुसाते हुए कहा, सच बताओ, क्या तुमने कोई ऐसा काम किया है जिससे मेरा भरोसा टूटा हो? उनके सामने बैठी काव्या ये सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाईं।
श्रीमती सिन्हा ने युवराज को एक नज़र देखा और कहा, मान्या, चिंता मत करो, अगर इसने ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत की जिससे तुम्हारा भरोसा टूटे तो मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगी। युवराज मासूमियत से देखने लगे, वह बस अपनी पत्नी के लिए थोड़ा अच्छा बनना चाहते थे, क्या ये भी गलत है? सूर्यास्त की शाम की लालिमा चारों ओर बिखरी हुई थी, एक और शुक्रवार का अंत हो रहा था। काव्या, क्या तुम रविवार को मेरे साथ राष्ट्रीय लोक संगीत मंडली चलोगी? सोहा ने काव्या का हाथ थामते हुए उम्मीद भरी नज़रों से देखा। इस हफ्ते वह संगीत मंडली के ऑडिशन में हिस्सा लेने वाली थीं। जरूर, काव्या तुरंत मान गईं और बोली, सोहा, तुम इतना अच्छा बजाती हो कि कोई समस्या नहीं होगी। मुझे लगता है कि तुम भविष्य में निश्चित रूप से एक मशहूर पियानो वादक बनोगी। काव्या कई बार सोहा के घर जा चुकी थी और उन्हें पियानो का अभ्यास करते देखा था। उन्हें संगीत की गहरी समझ तो नहीं थी, लेकिन वह इतना जानती थीं कि सोहा का पियानो संगीत बहुत सुंदर था। हाँ, सोहा काव्या की तारीफ सुनकर शर्मा गईं। एक पियानो वादक उस स्तर तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत और कौशल की ज़रूरत होती है। मुझे लगता है कि तुम में एक पियानो वादक बनने के सभी गुण हैं। काव्या की आंखों में सोहा के प्रति पूरा विश्वास था। वह मुस्कुराई और बोली, भविष्य की पियानो वादक, तो क्या तुम अभी भी ऑडिशन में पास न होने को लेकर चिंतित हो? सोहा ने एक पल के लिए गंभीरता से सोचा, फिर सिर हिलाकर कहा, हाँ, चिंतित हूँ। सोहा, खुद पर थोड़ा भरोसा रखो, काव्या ने प्रोत्साहित किया। वह सोहा की प्रतिभा से वाकिफ थीं। प्रोफेसर निधि, जो सोहा की माँ भी थीं, उन्होंने एक बार कहा था कि सोहा के पास बेहतरीन स्किल्स हैं, और उन्होंने शिक्षकों को भी यह कहते सुना था कि सोहा में पियानो बजाने की असाधारण प्रतिभा है। ची, अचानक ब्रेक की एक तीखी आवाज़ गूंजी, जिसने काव्या और सोहा की बातचीत को बीच में ही तोड़ दिया। सोहा, क्या इत्तफाक है? एक बहुत ही कूल मोटरसाइकिल उनके सामने रुकी। लाल हेलमेट उतारते ही सामने अजय था, जो लगातार सोहा का पीछा कर रहा था। कोई इत्तफाक नहीं है, हम घर जा रहे हैं। सोहा ने काव्या का हाथ खींचा और वहां से जाने लगीं। अजय का लगाव सोहा के लिए निश्चित रूप से एक बोझ बन गया था, इतना ज्यादा कि जब भी वह अजय को देखती थी, उनकी पहली प्रतिक्रिया उससे बचने की होती थी। वूम, अजय ने थ्रॉटल घुमाया और मोटरसाइकिल तुरंत सोहा और काव्या के सामने अड़ा दी। अजय मोटरसाइकिल से उतरा, अपने बाइक आउटफिट में वह हमेशा से ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसने अपने बालों को झटकते हुए एक स्टाइल मारा। उसके होंठों पर जो मुस्कान थी, भले ही वह बनावटी थी, लेकिन उसके आकर्षण को बढ़ा रही थी। आसपास के क्लासमेट्स की दबी हुई आवाज़ों से काव्या पहले ही समझ गई थी कि अजय का आज का यह अवतार कितना सफल रहा था। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला, आगे की ओर झुकते हुए कहा, सोहा, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। ये एटर्नल डायमंड रिंग तुम्हारे लिए मेरे कभी न बदलने वाले प्यार का प्रतीक है। इस जिंदगी में मैं, अजय, सिर्फ सोहा से प्यार करूंगा। सोहा, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? अजय ने झुककर सोहा की आंखों में गहराई से देखा। एटर्नल डायमंड रिंग, क्या ये वही नहीं है जिसने कुछ समय पहले नीलामी में काफ़ी हलचल मचाई थी? हे क्लासमेट, बताओ ना, क्या ये हीरा सच में इतना महंगा है? वाकई बहुत महंगा है। क्या तुम्हें पता है इसकी कीमत कितनी है? कितनी? उस व्यक्ति ने एक उंगली उठाई। 10,000। उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, एक और जीरो लगाओ। 1 लाख। हे भगवान, 1 लाख रुपये के साथ कोई क्या कुछ नहीं कर सकता? वहां मौजूद क्लासमेट्स, खास तौर पर लड़कियां, सोहा को ईर्ष्या और जलन भरी नजरों से देखने लगीं। सिर्फ इजहार के लिए वह 1 लाख की हीरे की अंगूठी दे रहा था, ये कितना चौंकाने वाला था। हाँ कह दो, जल्दी से हाँ कह दो। इजहार में ही वह हीरा दे रहा है, सोचो शादी में क्या देगा। वह मुझसे इजहार क्यों नहीं करता? एक लड़की ने मंत्रमुग्ध होकर कहा। उसके बगल में खड़ी एक दूसरी लड़की ने ताना मारते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शक्ल सोहा के 10वें, नहीं 1000वें हिस्से के बराबर भी है? मुंबई यूनिवर्सिटी का मुख्य द्वार हलचल से भरा था। रोहन शर्मा, जो अपनी छोटी बहन काव्या से मिलने जल्दी आ गए थे, भीड़भाड़ देखकर खुद को कौतूहल से रोक नहीं पाए। हाँ कह दो, हाँ कह दो। रोहन बुदबुदाए, ये सोचते हुए कि क्या कोई अपने प्यार का इजहार कर रहा है। ये नज़ारा काफ़ी भव्य था। अगर लड़की सहमत नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में क्या वह लड़के की साख बचाने के लिए उसे मना करने में शर्मिंदगी महसूस नहीं करेगी? अचानक जब रोहन ने सोहा का नाम सुना तो वह ठिठक गए। उन्होंने पास के एक स्टूडेंट को पकड़ा और पूछा, हे क्लासमेट, क्या तुम बता सकते हो कि अंदर कौन इजहार कर रहा है? स्कूल की छुट्टी का पीक टाइम था और भीड़ 3 परतों में जमा थी। रोहन न तो अंदर घुस पा रहे थे, न ही ये देख पा रहे थे कि अंदर क्या हो रहा है। तुम्हें नहीं पता, यह अजय है। आज वह बहुत स्मार्ट बनकर आया है और सोहा को प्रपोज करने के लिए 1 लाख रुपये की हीरे की अंगूठी लेकर खड़ा है। उस स्टूडेंट ने इतना कहने के बाद जोड़ा, सोहा, वह म्यूजिक डिपार्टमेंट की टैलेंटेड लड़की है, वही जो पियानो बजाते समय असाधारण रूप से मंत्रमुग्ध करने वाली और सुंदर लगती है। सोहा, कोई सोहा से इजहार कर रहा था। रोहन एक पल के लिए सन रह गए।
उन्हें वह पहली बार याद आया जब उन्होंने उसे वेलकम परफॉर्मेंस के दौरान देखा था। उस दिन सोहा ने सफ़ेद ड्रेस पहनी थी, क्या वह बिल्कुल एक परी जैसी नहीं लग रही थी? उन्हें ये भी अच्छी तरह याद था कि जब उनकी छोटी बहन ने उस समय उनसे पूछा था तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, एक नज़र शहर को मदहोश कर दे, दूसरी नज़र पूरे देश को। उन्हें मुंबई आए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन उनके मन में सोहा सबसे खूबसूरत थी। क्या सोहा का जल्द ही कोई बॉयफ्रेंड होने वाला था? भीड़ के बीच में काव्या ने ठंडे चेहरे के साथ अजय को देखा। वह कोई असली 22 साल की लड़की नहीं थी, उनके पास पिछले जीवन का अनुभव था। सोहा ने अजय को अनगिनत बार मना किया था और उसे कभी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया था। कोई भी सामान्य व्यक्ति ऐसा व्यवहार नहीं करेगा, आखिरकार सबके सामने ठुकराया जाना काफ़ी शर्मनाक होता है। फिर भी ये जानते हुए कि उसे मना कर दिया जाएगा, अजय ने फिर भी ऐसा किया। वह अनिवार्य रूप से भीड़ का इस्तेमाल सोहा को अपना इजहार स्वीकार करने के लिए मजबूर करने के लिए कर रहा था। काव्या ने गहरी सांस ली, वह अपनी हताशा निकालने के लिए अजय को बुरी तरह पीटना चाहती थी। हालांकि अभी वह समय नहीं था, उन्हें सोहा को देखना था। उन्होंने सोहा का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे अपनी ताकत दे रही हो। इस समय मुख्य पात्र सोहा ने अजय को देखा, जो हीरे की अंगूठी पकड़े हुए इतने प्यार से उसे देख रहा था। इससे उन्हें घृणा महसूस हुई, जैसे कि कोई मक्खी निगल ली हो। अजय, हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। सोहा की दृढ़ आवाज़ ने देखने वालों को हैरान कर दिया। वे चीयर करने के लिए तैयार थे, लेकिन सोहा का जवाब अप्रत्याशित था। जो उत्साह पहले बना था वह अचानक शांत हो गया। हर कोई जो अभी बढ़ावा दे रहा था अब अजय की ओर देखने लगा। अजय स्कूल में काफ़ी प्रसिद्ध था, एक विशेष रूप से अमीर परिवार से था और हमेशा दरियादिल रहता था। चाहे कोई भी समय हो, अजय हमेशा दोस्तों के एक समूह से घिरा रहता था, जिनमें से कई उसके लिए छोटे मोटे काम करने को तैयार रहते थे, जैसे जयेश, जिसने इस बार अजय को सलाह दी थी। सोहा द्वारा कई बार ठुकराए जाने के बावजूद अजय उसके बिना नहीं रह सकता था। अजय की मदद करने के लिए जयेश ने सक्रिय रूप से यह विचार दिया था। उसने कहा था, अजय भाई, जब इतने सारे लोग उसे हाँ कहने के लिए कहेंगे तो लड़कियों की चमड़ी पतली होती है, वे संकोची होती हैं और वे आपके मुंह पर मना नहीं कर पाएंगी। भले ही वह दिखावे के लिए हाँ कह दे और बाद में गुस्सा हो जाए, लड़कियों को तो मनाया जा सकता है ना? जयेश को लगा कि उसने सब कुछ समझ लिया है। कोई और विकल्प न होने पर अजय ने वास्तव में जयेश की सलाह मान ली और साथ ही उसने एटर्नल डायमंड रिंग खरीद ली, ये सोचकर कि लड़कियों को इस तरह की चीज़ें पसंद आती हैं। सोहा के शब्द सुनकर अजय के कान सुन्न हो गए। वह हर शब्द का मतलब साफ समझ रहा था, लेकिन जब वे शब्द एक साथ मिले तो वह उनका अर्थ नहीं निकाल पा रहा था। मुझे खेद है, मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती, सोहा ने दृढ़ता से मना कर दिया। काव्या ने राहत की सांस ली। उन्हें डर था कि कहीं दबाव में आकर सोहा हाँ न कह दे। काव्या, चलो यहाँ से। सोहा निर्णायक रूप से काव्या को भीड़ के किनारे की ओर ले जाने लगी। रास्ता अपने आप बनता गया और भीड़ पीछे हटती गई। सोहा, अजय की आंखों में केवल सोहा थी। उसने अपनी नज़रें उस पर जमा दी, उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक ठंडी कड़वाहट और हटने ले ली। तुम क्या कर रहे हो? इजहार करना तुम्हारी आज़ादी है, लेकिन ठुकराना सोहा की आज़ादी है। काव्या ने जल्दी से सोहा को अपने पीछे खींचा। उन्हें अपनी कजिन सोहा की रक्षा करना अपना फर्ज लगा। सोहा, मैं पूरे 2 साल से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, तुम मुझे सिर्फ एक मौका क्यों नहीं दे सकती? अजय काव्या के ऊपर से सोहा के चेहरे को देख रहा था। वह सच में उसे बहुत पसंद करता था। सोहा काव्या के पीछे सुरक्षित महसूस कर रही थी और उनका दिल भर आया। उन्होंने अजय की ओर देखा और कहा, अजय, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करती तो बस नहीं करती। खुद को स्वीकार करने के लिए मजबूर करना हम दोनों को केवल दुखी करेगा। जब तक तुम कोशिश नहीं करोगी, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं? अजय हार मानने को तैयार नहीं था। इस बार मामला इतना बड़ा हो गया था, अगर सोहा ने स्वीकार नहीं किया तो क्या वह एक बहुत बड़ा मजाक नहीं बन जाएगा? कुछ लोग पूरी जिंदगी साथ बिता सकते हैं और कुछ महसूस नहीं होता, जबकि दूसरों के साथ एक मुलाकात ही यादगार बन जाती है। क्या तुम समझ रहे हो कि मेरा क्या मतलब है? एक ही स्कूल से होने के नाते सोहा मामले को बहुत ज़्यादा खराब नहीं करना चाहती थी। अजय ने आगे बढ़कर सोहा का रास्ता रोक दिया और कहा, सोहा, इतने लोग देख रहे हैं, क्यों ना हम कुछ समय के लिए डेट करें? अगर हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हुए तो हम ब्रेकअप कर लेंगे। अजय ने अपना लहजा नरम किया और गिड़गिड़ाते हुए सोहा की ओर देखा। मुझ पर विश्वास करो, अगर हमारी जोड़ी नहीं जमी तो हम तुरंत अलग हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सोहा ने बिना सोचे समझे उसे ठुकरा दिया। वह मूर्ख नहीं थी, एक बार साथ आने के बाद क्या अलग होना इतना आसान होगा? क्या डेटिंग का मतलब शादी की ओर बढ़ना नहीं होता? जब वह उसे पसंद ही नहीं करती तो वह उसे डेट क्यों करेगी? सोहा, मैं वादा करता हूं कि अगर तुम नहीं चाहोगी तो मैं तुरंत ब्रेकअप कर लूंगा, अजय बार बार विनती करने लगा।
अभी कुछ देर पहले वहां बहुत सारे दर्शक थे और वह मन ही मन खुश हो रहा था, लेकिन अब उसे वे नज़रें मजाक उड़ाती हुई लग रही थीं, जैसे खंजर उसके शरीर में चुभ रहे हों। आई एम सॉरी, सोहा ने अपनी नज़रें झुका लीं और अजय की आंखों में देखने से बचने लगीं। अजय के चेहरे के भाव और भी ठंडे हो गए और उसकी आवाज़, जो कभी विनम्र थी, अब सर्द हो गई। सोहा, तुम सच में एक बेरहम औरत हो। अगर तुम एक मर्द हो तो तुम्हें दरियादिल होना चाहिए। जब तुमने इजहार किया था तब तुम्हें ये सोच लेना चाहिए था कि सोहा तुम्हें मना भी कर सकती है, या फिर तुम आसपास खड़े क्लासमेट्स का इस्तेमाल सोहा पर दबाव बनाने के लिए कर रहे हो। काव्या की आंखें डरावनी थीं, वह अजय पर नज़र रखे हुए थीं कि कहीं वह कुछ ज्यादा न कर दे। उन्होंने इजहार ठुकराए जाने के बाद हिंसक हो जाने वाली कई कहानियां सुनी थीं। कौन जानता था कि अजय प्यार के चक्कर में नफरत से भर जाए। सोहा भी अजय के ठंडे शब्दों से हैरान और गुस्से में थीं। उन्होंने कहा, क्या मैंने तुमसे भीख मांगी थी कि तुम मुझे प्रपोज करो? क्या मैंने तुमसे हीरे की अंगूठी मांगी थी? मैं तुम्हें बता दूं अजय, अगर मुझे सोहा को हीरे की अंगूठी चाहिए होगी तो मैं उसे खुद खरीदूंगी, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। सोहा, चलो। काव्या ने सोहा को, जो और बहस करने को बेताब थी, वहां से दूर खींच लिया। ध्यान से। हादसा बहुत तेजी से हुआ। जैसे ही अजय मोटरसाइकिल लेकर तेजी से निकला, वह सोहा के हाथ से रगड़ते हुए गुजरी और लोगों को बचाने की कोशिश में वह जमीन पर गिर पड़ा। ये सब पलक झपकते ही हो गया। सोहा, क्या तुम ठीक हो? काव्या घास की एक तरफ गिर गई थीं। सोहा को अपना हाथ पकड़े हुए देख वह बेहद चिंतित हो गईं। मेरे हाथ में थोड़ा दर्द है। तुम कैसी हो? सोहा ने चिंता के साथ काव्या को देखा और जब उन्होंने देखा कि वह ठीक हैं, तभी उन्होंने राहत की सांस ली। छोटी बहन, सोहा, क्या तुम दोनों ठीक हो? रोहन शर्मा भीड़ को चीरते हुए अंदर आए और घबराहट में पूछा। रोहन भैया, मैं ठीक हूँ। प्लीज सोहा का हाथ चेक कीजिए। काव्या ने यह भी नहीं पूछा कि उनके भैया यहाँ क्यों थे। उन्होंने चिंता में सोहा के हाथ को देखा। परसों सोहा को राष्ट्रीय लोक संगीत मंडली के चयन में भाग लेना था। अगर उनका हाथ जख्मी हो गया तो क्या होगा? मुझे देखने दो। रोहन ने हाथ बढ़ाया। उनके गोरे हाथ को देखकर वह एक पल के लिए रुके। रोहन भैया, प्लीज मेरा हाथ देखने में मदद कीजिए। सोहा ने अपनी कलाई पकड़ी और सक्रिय रूप से अपना हाथ रोहन की ओर बढ़ा दिया। सोहा का हाथ बहुत गोरा था, लंबी और पतली उंगलियों के साथ, बिल्कुल वैसा जैसा किताबों में वर्णन होता है, बांस की कोंपलों जैसा कोमल। रोहन एक पल ठिठके, फिर हाथ की चोट की गंभीरता जांचने के लिए आगे बढ़े। क्या ऐसे दर्द होता है? थोड़ा। और ऐसे? रोहन ने उनके हाथ को घुमाकर देखा और अंततः पुष्टि की कि यह मोच है। उन्होंने कहा, तुम्हारी कलाई में मोच आ गई है। इस पर मालिश के लिए औषधीय तेल लगाओ और अगर दर्द ज्यादा हो तो कुछ दवा ले लेना। कुछ समय आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या मैं परसों पियानो बजा पाऊंगी? सोहा ने चिंता से पूछा। शायद नहीं। रोहन ने सिर हिलाया। हालांकि चोट बहुत गंभीर नहीं थी, लेकिन अगर ठीक से आराम नहीं किया गया तो नुकसान हो सकता था। परसों के कॉन्टेस्ट का क्या होगा? काव्या ने चिंता से उनके हाथ को देखा। उन्हें अजय से नफरत हो रही थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अजय ऐसी हरकत करेगा। अजय कहाँ है? काव्या ने जल्दी से अजय को ढूंढ लिया। वह पास की फूलों की क्यारी से टकरा गया था और जमीन पर पड़ा था। उसके घुटनों और पैरों पर कई खरोंचें आई थीं। एक और स्टूडेंट, जो अजय की मोटरसाइकिल से डर गया था, वह भी क्यारी के पास गिर पड़ा था। बदकिस्मती से वहां कर्मचारी टहनियां छांट रहे थे और वह स्टूडेंट बड़ी कैंची से टकरा गया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्ला रहे थे और अजय और उस स्टूडेंट को अस्पताल भेजने की बातें कर रहे थे। अच्छा हुआ इसके साथ। काव्या ने अजय की ओर गुस्से से देखा। छोटी बहन, क्या ये वही है जिसने सोहा से इजहार किया था? रोहन ने जमीन पर पड़े अजय को देखकर पूछा। हाँ, ये बहुत बुरा इंसान है। काव्या गुस्से में दांत पीस रही थीं। अचानक उन्होंने देखा कि दूसरे स्टूडेंट के पैर से बहुत खून बह रहा है। वह सबको टोकने ही वाली थी कि उन्होंने देखा रोहन भीड़ को चीरते हुए वहां पहुंचे और चिल्लाए, मैं एक डॉक्टर हूं। काव्या, चलो देखते हैं। अपनी कलाई को सहारा देते हुए सोहा काव्या के साथ वहां पहुंची। उस स्टूडेंट के पैर में गहरी चोट थी और खून लगातार बह रहा था। रोहन उसे फर्स्ट एड दे रहे थे। क्लासमेट, क्या मैं एक पल के लिए तुम्हारा स्कार्फ ले सकता हूं? रोहन ने स्टूडेंट के पैर को जोर से दबाया और भीड़ में किसी के पास स्कार्फ देखकर तुरंत उधार मांगा। उन्होंने कुशलता से खून बहना रोका और उस कांपते हुए स्टूडेंट को शांति से सांत्वना दी जो खून की कमी से मरने के डर में था। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, थोड़ा खून बहने से जान नहीं जाती। ओए, जल्दी चलकर मेरे अजय भाई की मदद करो। जयेश ने रोहन को कुशलता से फर्स्ट एड देते देखा और तुरंत आगे बढ़कर दबंगई से उन पर दबाव डाला। जल्दी करो, अजय भाई की मदद करो, उन्हें भी बहुत खून निकल रहा है। मैं सिर्फ एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, अभी असली डॉक्टर नहीं बना हूँ। रोहन शर्मा खड़े हुए। उन्होंने शांत भाव से काव्या की ओर देखा और पूछा, छोटी बहन, क्या तुम्हारे पास रुमाल है? हाँ,
ये लो। काव्या ने अपना रुमाल आगे बढ़ा दिया। पास में ही पेड़ों को पानी देने वाली बाल्टी देखकर उन्होंने रोहन के हाथ धुलवाने में मदद की। क्या तुम अभी एक डॉक्टर की तरह किसी की जान नहीं बचा रहे थे? जयेश ने गुस्से में रोहन को घूरते हुए कहा, तुम्हें पता भी है कि अजय भाई कौन हैं? अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगे? मैं जिम्मेदारी क्यों लूं? रोहन ने अजय की ओर बेरुखी से देखते हुए पलटकर जवाब दिया और बड़ी शालीनता से कहा, मैंने तो उसे एक्सीडेंट करने के लिए नहीं कहा था, है ना? सच तो यह है कि जो खरोंचें उसने खुद को लगाई हैं, उसके लिए उसे सोहा और उस घायल क्लासमेट से माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या तुम्हें मासूम सोहा और यह जख्मी क्लासमेट नज़र नहीं आ रहे? अजय, तुम हद से ज़्यादा गिर गए हो। अगर काव्या ने मुझे पीछे नहीं खींचा होता तो शायद आज मैं तुम्हारी वजह से जान से हाथ धो बैठती। सोहा ने गुस्से में अजय को देखा। ये सोचकर कि वह अभी टकराने ही वाली थी, वह सिहर उठी। उन्होंने राहत की सांस लेते हुए कहा, शुक्र है मैंने तुम्हारे साथ होने के लिए हाँ नहीं कहा, वरना क्या पता किसी दिन अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी होती तो तुम मुझे गाड़ी से उड़ाकर मार देते। सब लोग अब से अपनी आंखें खुली रखें। सिर्फ खूबसूरत चेहरा और पैसा होना ही काफ़ी नहीं है। ऐसे लोगों के साथ रहने पर कभी भी पिट सकते हैं या गाड़ी के नीचे आ सकते हैं। ये डरावना है। काव्या जोर से चिल्लाईं। उनके हाव भाव और साफ शब्दों ने आसपास के स्टूडेंट्स को अजय के प्रति शंका से भर दिया। अभी कुछ देर पहले वह प्यार जता रहा था और अचानक किसी को टक्कर मार दी। कौन जानता है कि भविष्य में साथ रहने पर बात हिंसा तक पहुंच जाए। यहाँ तक कि जो लड़कियां अजय पर फिदा थीं, वे भी अब असहज होकर पीछे हटने लगीं। अजय जहां खड़ा था वहां अब जयेश और उसके कुछ चमचों के अलावा कोई नहीं बचा था। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। अजय की सफाई से कोई संतुष्ट नहीं हुआ। काव्या ने ताना मारा, तो अगर मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं और कहूं कि जानबूझकर नहीं किया तो क्या तुम मुझे दरियादिली से माफ कर दोगे? काव्या शर्मा, अगर तुम नहीं बोलोगी तो कोई तुम्हें गूंगी नहीं समझेगा। अजय ने दांत पीसते हुए काव्या को घूरा। उसे काव्या का सुंदर चेहरा इस वक्त बेहद चिड़चिड़ा लग रहा था। उसे लगा जैसे काव्या जानबूझकर उसके खिलाफ खड़ी है। मैं पुलिस को फ़ोन कर रही हूँ। मैं इसकी रिपोर्ट लिखवाऊंगी। सोहा गुस्से में तमतमा रही थी। क्या अजय को लगता है कि एक मामूली माफ़ी काफ़ी होगी? उनकी बहस के बीच ही डॉक्टर तेजी से आए और घायल क्लासमेट को एम्बुलेंस में ले जाने लगे। उन्होंने पूछा कि फर्स्ट एड किसने दिया और रोहन की तारीफ करते हुए बोले, नौजवान, बहुत अच्छा काम किया। पूरा समूह अस्पताल की ओर भागा। श्री सिन्हा और श्री जयंत ये सुनकर कि सोहा और काव्या दोनों अस्पताल में हैं, घबराकर वहां पहुंचे। सोहा, क्या तुम ठीक हो? जयंत ने चिंता से पूछा। सोहा की कलाई पर पट्टी बंदी देखकर उनका दिल बैठ गया। ये किसने किया? आखिर हुआ क्या था? काव्या। श्री सिन्हा और श्रीमती सिन्हा ने काव्या को ऊपर से नीचे तक देखा। जब उन्होंने देखा कि उसका कोट बस थोड़ा गंदा हुआ है, तब जाकर उनकी जान में जान आई। पिताजी, माँ, अजय ने सोहा को प्रपोज किया था और रिजेक्ट होने पर वह अपनी मोटरसाइकिल से भागने लगा। उसी दौरान उसने सोहा को टक्कर मार दी और एक दूसरे क्लासमेट को भी घायल कर दिया। काव्या ने संक्षेप में पूरी घटना बताई। बेटा, क्या तुम ठीक हो? अजय के पिता जोर से चिल्लाते हुए आए। अजय की मामूली खरोंचों को देखकर वह ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे उसे कोई बहुत गहरी चोट लगी हो। पिताजी, मैं ठीक हूँ। मैंने बस गलती से एक क्लासमेट को टक्कर मार दी। अजय गलियारे की कुर्सी पर उदासी से बैठा था। सोहा द्वारा ठुकराए जाने और स्कूल में इतने सारे लोगों के सामने साख खोने के ख्याल से ही वह बहुत बुरा महसूस कर रहा था। कोई बात नहीं, जब तक वह जिंदा है, बस कुछ पैसे देने की बात है। अजय के पिता, ये देखकर कि अजय की चोटें गंभीर नहीं हैं, राहत की सांस ली और बेपरवाही से बोले, बेटा, यहाँ तुम महत्वपूर्ण हो। जब तक तुम ठीक हो, सब अच्छा है। चिंता मत करो, जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। ओह, ये तो काफ़ी बड़ा बयान है। श्री जयंत तंज कसे बिना नहीं रह सके। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं। अजय के पिता कड़ा जवाब देने ही वाले थे कि उनकी नज़र सिन्हा परिवार पर पड़ी। उन्हें इतना बड़ा झटका लगा कि उनकी सांसें अटक गईं। उन्होंने कोयला खदानों से अपनी किस्मत बनाई थी, रातों रात अमीर बने थे। अब गले में मोटी सोने की चेन पहनकर वह दुनिया को दिखाना चाहते थे कि उनके पास पैसा है। अजय के पिता हर वक्त पैसों की शेखी बघाड़ते थे, लेकिन वह अच्छी तरह जानते थे कि सिन्हा परिवार असली रईस लोग हैं, उनकी तुलना में वह कहीं नहीं टिकते। यहाँ तक कि उनका बिजनेस भी सिन्हा परिवार के सहयोग पर निर्भर था। अजय के पिता का व्यवहार तुरंत बदल गया। उनका गोल मटोल चेहरा खुशी से चमक उठा और उन्होंने अभिवादन किया। बॉस सिन्हा, क्या इत्तफाक है? इत्तफाक नहीं है, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे बेटे ने मेरी भतीजी के हाथ को चोट पहुंचाई है। अजय के पिता, क्या आपको लगता है कि इस मामले को सुलझाया जाना चाहिए? श्री सिन्हा ने उन्हें घूर कर देखा। उनका मन पहले ही बन चुका था, वह अब अजय के पिता से कोयला नहीं खरीदेंगे। पूरे मुंबई में क्या सिर्फ अजय के पिता के पास ही कोयला है? क्या? अजय के पिता की आंखें सदमे से फटी रह गईं।
वह पिता जो अभी अपने बेटे को लाड़ कर रहा था, उसने अजय के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया जिससे वह सन्न रह गया। पिताजी, आप मुझे मार रहे हैं। अजय ने अपना चेहरा पकड़ते हुए अविश्वास से अपने पिता को देखा। बचपन से लेकर अब तक उसके पिता ने उसे कभी नहीं मारा था। जल्दी माफी मांगो। अजय के पिता का रवैया दिन और रात की तरह पूरी तरह बदल चुका था। रहने दीजिए, मुझे डर है कि बाद में बदला लिया जाएगा। सोहा ने अभी डॉक्टर से वही डायग्नोसिस सुना था जो रोहन शर्मा ने दिया था। उन्हें आराम की ज़रूरत थी और अगर वह जल्दी ठीक भी हो जाती तो भी परसों पियानो नहीं बजा सकती थीं। उन्होंने राष्ट्रीय लोक संगीत मंडली के चयन के लिए रोज़ाना घंटों अभ्यास किया था और अब अजय की वजह से उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई थी। वह जितना इसके बारे में सोचती उन्हें उतना ही गुस्सा आता। मिस सोहा, ये सब मेरे बेटे की गलती है, मुझे इसकी भरपाई करने दीजिए। अजय के पिता ने सोहा के सामने सिर झुकाकर हामी भरी। अजय ने उलझन में अपने पिता को देखा और कहा, पिताजी, आप इनसे डर क्यों रहे हैं? ये सुनकर अजय के पिता उसका मुंह बंद कर देना चाहते थे। उन्होंने सोहा की तरफ माफ़ी भरी मुस्कान दी, फिर अजय को सख्त चेहरे के साथ खींच कर ले गए और बोले, तुम्हें पता है सिन्हा परिवार कौन है? अगर हमने उन्हें नाराज़ किया तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। मुझे बताओ, तुमने अचानक उस लड़की को टक्कर क्यों मारी? पिताजी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। अजय बुदबुदाया और अगले ही पल उसका कान खींचा गया जिससे वह दर्द से कराह उठा। पिता ने पूछा, तुम उसका पीछा कर रहे थे? उसने तुम्हें मना किया और तुमने उसे टक्कर मार दी। मैंने जानबूझकर नहीं किया, अजय ने बार बार याद दिलाया। इस बीच श्रीमती सिन्हा काव्या और सोहा को लेकर पहले ही निकल गईं। प्रोफेसर निधि इन दिनों बिजनेस ट्रिप पर थी, इसलिए वह यहाँ नहीं थीं। सोहा, ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने जल्दी रिएक्ट किया होता और तुम्हें दूर खींच लिया होता तो शायद यह नहीं होता, काव्या ने खुद को कोसते हुए कहा। वह सतर्क थीं, लेकिन जब उन्होंने अजय को मोटरसाइकिल से जाते देखा तो वह रिलैक्स हो गईं। किसने सोचा था कि जिस पल वह ढीली पड़ेंगी उसी पल हादसा हो जाएगा। काव्या, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अगर किसी को दोष देना है तो वह अजय है। सोहा ने दांत पीसते हुए कहा और काव्या की ओर आभार व्यक्त करते हुए बोली, अगर तुमने समय रहते मुझे पीछे नहीं खींचा होता तो क्या सिर्फ हाथ में चोट लगकर मामला शांत हो जाता? चिंता मत करो, जिसने भी सिन्हा परिवार के किसी सदस्य को चोट पहुंचाई है उसे इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। सबको पता चलना चाहिए कि कोई भी एरा गैरा तुमसे उलझ नहीं सकता। श्रीमती सिन्हा बहुत गुस्से में थी, उन्हें सोहा के लिए सच में बहुत बुरा लग रहा था और ऊपर से इस सब में उनकी प्यारी बेटी काव्या भी शामिल हो गई थी। धन्यवाद मामी जी, सोहा ने खुशी से कहा और उन्हें परेशान देखकर खुद ही बात आगे बढ़ाई। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं अगले साल राष्ट्रीय लोक संगीत मंडली में शामिल हो जाऊंगी। वैसे रोहन भैया, आज के लिए आपका भी शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, मैंने कुछ खास मदद नहीं की। रोहन शर्मा पूरे रास्ते अस्पताल तक साथ आए थे। अस्पताल के अंदर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर सकते हैं, इसलिए वह बस अपनी बहन और बाकी लोगों के साथ घर वापस आ गए। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप बिल्कुल एक असली डॉक्टर की तरह लग रहे थे, आप सच में कमाल हैं। सोहा ने तारीफ की। चाहे वह जिस तरह से उन्होंने इमरजेंसी में मदद की थी या जिस तरह से उन्होंने अजय का सामना किया था, उन्हें रोहन बहुत प्रभावशाली लगे। इस तरह अपनी तारीफ सुनकर रोहन शर्मा का चेहरा तुरंत लाल हो गया। शुक्र था कि उनका रंग बहुत गोरा नहीं था, वरना यह और भी साफ पता चलता। काव्या ने चुपचाप अपने रोहन भैया के लाल होते कानों को देखा, धीरे से मुस्कुराई और सोहा की बात में अपनी आवाज़ मिलाते हुए तारीफ की। रोहन भैया, मुझे भी लगता है कि आप कमाल हैं। अभी डॉक्टर भी आपकी तारीफ कर रहे थे, वरना उस क्लासमेट का सारा खून बह जाता। इतना भी बड़ा चढ़ाकर मत बोलो। रोहन ने चुपके से काव्या को इशारा किया और बोले, छोटी बहन, तुम भी क्या बखेड़ा खड़ा कर रही हो? क्या मैं अपनी काबिलियत नहीं जानता? आपकी काबिलियत तो जाहिर तौर पर लाजवाब है। काव्या ने गर्व भरे चेहरे के साथ कहा। उनके दिल में उनके भैया सबसे अच्छे थे। वे पूरे रास्ते सिन्हा परिवार के घर तक हंसते बोलते आए। काव्या सोहा को ऊपर ले गईं और रोहन भैया को भी अपना कमरा दिखाने ले गईं। काव्या सोहा को दिलासा दे रही थीं। रोहन ने काव्या के कमरे को चारों ओर से देखा और उनका दिल पूरी तरह शांत हो गया। सिन्हा परिवार सच में काव्या का बहुत ख्याल रखता है, इसीलिए वह वहाँ इतनी सहज रह पाती हैं। काव्या का कमरा बहुत सुंदर था, ऐसा नहीं कि बहुत तड़क भड़क वाला हो, लेकिन हर चीज़ में सिन्हा परिवार की परवाह झलक रही थी। अगला दिन वीकेंड था। काव्या को डर था कि अगर सोहा को अकेला छोड़ दिया गया तो वह ज़्यादा सोचेंगी, इसलिए वह जानबूझकर सोहा के साथ रहीं। काव्या, क्या तुम स्टूडियो या दुकान जा रही हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, सोहा ने खुद ही कहा। वह जानती थी कि काव्या हर दिन बिजी रहती हैं और उनका समय बर्बाद नहीं करना चाहती थीं। बहुत अच्छा, मैं भी चलूंगी और देखूंगी कि फाल्गुनी कैसे काम करती है।
सोहा ने मजाक में कहा, मैं आमतौर पर म्यूजिक प्रैक्टिस में इतनी बिजी रहती हूँ कि फाल्गुनी से मिलने का समय ही नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन अपने हाथ का ध्यान रखना, उस पर जोर मत पड़ने देना, काव्या ने बार बार याद दिलाया। सिन्हा परिवार के ड्राइवर ने दोनों बहनों को सीधे स्टूडियो छोड़ दिया। फाल्गुनी ने कल इसके बारे में सुना था और वह कल रात ही सोहा से मिलने जाना चाहती थी, लेकिन सोहा ने उन्हें रोक दिया था। सोहा, क्या तुम ठीक हो? फाल्गुनी ने चिंता के साथ सोहा के हाथ को देखा। वह पियानो बजाने में इतनी माहिर थी, उनके हाथ में कोई भी दिक्कत होना अच्छी बात नहीं थी। सब ठीक है, थोड़े दिन ध्यान रखूंगी तो ठीक हो जाएगा, सोहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और स्टूडियो में नजर दौड़ाई। उनके हॉस्टल के लोग यहाँ काम बांटकर साथ काम कर रहे थे, ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। अजय सच में बहुत घटिया इंसान है, अगर मैं कल वहाँ होती तो उसे ज़रूर मज़ा चखाती, फाल्गुनी ने दांत पीसते हुए कहा और अपनी मुट्ठी हवा में लहराई जैसे वह लड़ने को तैयार हों। सोहा हंस पड़ी और बोली, फाल्गुनी, अपने इन पतले हाथ पैरों के साथ क्या तुम उसे हरा पाती? फाल्गुनी, बहन, मैं ये सब तुम्हारे लिए ही तो कह रही हूँ। काव्या, तुम्हारी अनुवाद की हुई किताब कब पब्लिश होगी? जोया ने बात शुरू की, जिससे फाल्गुनी की झेप थोड़ी कम हुई। फाल्गुनी ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाए। हाँ काव्या, तुम्हारी ट्रांसलेट की हुई किताब कब आएगी? मुझे उस पर तुम्हारे साइन चाहिए। मुझे भी, चारू, डिम्पल और लता ने एक साथ कहा। शायद 1 महीने से थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। काव्या ने अपना गला साफ किया और बार बार समझाया, वह अनुवाद की हुई किताब है, मैंने उसे लिखा नहीं है। वह थोड़ा घबरा रही थी कि कहीं ये लोग उन्हें लेखिका न समझ लें। हमें तुम्हारा अनुवाद ही पढ़ना है, फाल्गुनी ने उत्साह से कहा, तुम्हारे साइन वाली कॉपी देखकर सब बहुत जलेंगे। हाँ, लता ने खुशी से सिर हिलाया। सोहा ने धीरे से कहा, और मैं भी, मुझे भी ऑटोग्राफ वाली कॉपी चाहिए, तुम मेरा नाम नहीं भूल सकती। काव्या मन ही मन हिसाब लगाने लगी कि उन्होंने अब तक कितनी प्रतियों पर साइन करने का वादा कर दिया है। अजय के नाकाम इजहार और उसके बाद हुए हादसे का स्कूल में बहुत बुरा असर पड़ा। ऊपर से सिन्हा परिवार के गुप्त दबाव के चलते अजय की अब स्कूल आने की हिम्मत नहीं हुई। अजय के पिता ने आनन फानन में अपनी मुनाफे वाली कोयला खदानें बेच दी और परिवार को लेकर मुंबई छोड़कर चले गए। अजय इसके लिए तैयार नहीं था, वह पूरे रास्ते शिकायत करता रहा, पिताजी, क्या मैं बस दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र नहीं ले सकता? हमें मुंबई छोड़कर क्यों जाना पड़ रहा है? वह मुंबई में ही पला बड़ा था और अब सिर्फ इस एक घटना की वजह से उसे शहर छोड़ना पड़ रहा था। अजय इसके सख्त खिलाफ था। चेताक, अजय के पिता ने हाथ उठाकर उसके कंधे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उन्होंने कहा, ये सब तुम्हारी वजह से है, नालायक। इतने सारे लोगों में से तुम्हें सिन्हा परिवार की लड़की ही मिली थी। क्या तुम्हें पता नहीं है कि पूरा सिन्हा परिवार अपनों के लिए कितना प्रोटेक्टिव है? तो क्या हुआ, हम बस सिन्हा परिवार के साथ बिजनेस नहीं करेंगे? अजय ने तिरस्कार से हंसते हुए अपने पिता को चुनौती दी। हाँ, पिता ने उपहास किया, हमने तुम्हें बहुत बिगाड़ दिया है, जिससे तुम्हें खतरों का अंदाजा ही नहीं है। अभी सब ठीक लग रहा है, लेकिन बाद में तुम्हें एहसास होगा कि मुंबई में हमारे परिवार के बिजनेस की सीमा खत्म हो चुकी है। जब तक दूसरे लोग समझ पाएं, तब तक हमारी खदानें और घर बिक सकते हैं। नई जगह जाकर हम अभी भी अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। अगर हमने और इंतज़ार किया, तो क्या तुम्हें लगता है कि हमारी कोई कीमत रह जाएगी? इतने बड़े बिजनेस को बिना कीमत गिराए इतनी तेजी से बेचना अविश्वसनीय रूप से कठिन काम था। पिताजी, क्या सिन्हा परिवार सच में इतना डरावना है? अजय को अभी भी लग रहा था कि उसके पिता ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन पिता ने उसे बार बार चेतावनी दी। अजय, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अभी चुपचाप घर पर बैठो, कहीं मत जाना। फिर से कोई मुसीबत खड़ी की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मार दीजिए, फिर आपका कोई बेटा नहीं बचेगा। अजय ने अपना चेहरा आगे कर दिया, जैसे मार खाने की चुनौती दे रहा हो। गुस्से के मारे पिता का खून खौल उठा। ये बेटा नहीं, बल्कि पिछले जन्म का कोई उधार वसूलने आया था। इस पर नज़र रखना, अगर यह फिर से बाहर जाकर कोई तमाशा करता है तो मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगा। अजय के पिता ने उसकी मां को सख्त हिदायत दी। सोहा आखिरकार राष्ट्रीय लोक संगीत मंडली के चयन मुकाबले में हिस्सा नहीं ले पाईं। तुम लोगों को मुझे दिलासा देने की ज़रूरत नहीं है, कौन जानता है कि यह कोई वरदान साबित हो जाए। सोहा को थोड़ा पछतावा हुआ, लेकिन फिर वह खुद सबको संभालने लगी। ठीक है, मैं बस थोड़ी निराश हूँ। इसके अलावा संगीत मंडली में न होना भी ठीक है, मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। मैं 1 साल और इंतज़ार कर सकती हूँ। हाँ, शायद अभी और अच्छी किस्मत आना बाकी है। काव्या ने उनकी बात दोहराई। वह सच में सोहा के लिए सबसे अच्छा चाहती थी, जिन्होंने संगीत मंडली के लिए बहुत मेहनत की थी। क्या आप चाहेंगे कि मैं सोहा की ज़िंदगी में आने वाले उस नए और बेहतर मौके के बारे में लिखूं जिसका काव्या ने जिक्र किया? समय अप्रैल में प्रवेश कर चुका था, खिली हुई धूप और फूलों वाली वसंत की शुरुआत हो चुकी थी। लोगों के कपड़े भी अब भारी से हल्के होने लगे थे। उस दिन कोल्हापुर जिले से एक अच्छी खबर आई। माँ,
क्या बड़ी भाभी ने एक और बेटे को जन्म दिया है? खबर सुनते ही काव्या शर्मा ने खुशी से पूछा। बधाई हो माँ, आपको एक और पोता मिला है। लेकिन क्या बड़े भैया ज्यादा खुश नहीं हैं? दरअसल जब से पता चला था कि भाभी प्रेग्नेंट हैं, तब से रोहित भैया और दिव्या भाभी बेटी की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने तो बेटी के लिए काफ़ी सारी फ्रॉक और गुलाबी कपड़े भी खरीद लिए थे, और अब जब बेटी की जगह बेटा हुआ तो वे शायद थोड़े निराश होंगे। उनकी हिम्मत नहीं कि वह खुश न हो। गीता ने हंसते हुए डांटा और कहा, भले ही वह ऊपर से कहें कि वह खुश नहीं है, लेकिन दिल ही दिल में उन्हें तुम्हारी भाभी पर बहुत प्यार आ रहा है। माँ, वह भाभी का ख्याल रख रहे हैं तो अब आपके पोते के लिए आपसे लड़ने वाला कोई नहीं है। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, और फ़ोन रखने के बाद भी उनकी मुस्कान कम नहीं हुई। तुम्हारी बड़ी भाभी ने एक और बेटे को जन्म दिया, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है, श्रीमती सिन्हा ने मुस्कुराते हुए कहा। काव्या ने अपना गला साफ किया और वह कहानी सुनाई कि कैसे बड़े भैया और भाभी बेटी के लिए तैयारी कर रहे थे। श्रीमती सिन्हा और भी जोर से हंस पड़ी। उन्हें याद आया कि जब वह सोहन के साथ प्रेग्नेंट थी तब वह भी बेटी की उम्मीद कर रही थी, लेकिन फिर से बेटा ही हुआ। मुझे याद है, तुमने सोहन का नाम रखने के लिए उसके 1 महीने का होने तक इंतजार किया था। श्रीमती सिन्हा ने श्री सिन्हा की ओर देखा। उन मज़ेदार पलों को याद करते हुए उनकी आंखों में चमक आ गई। देखते ही देखते बेटा और बेटी दोनों बड़े हो गए थे। श्री सिन्हा ने झेपते हुए कहा, मान्या, मुझे याद है कि तुम भी उस समय खुश नहीं थीं। श्रीमती सिन्हा ने उन्हें घूर कर देखा। श्री सिन्हा ने तुरंत अपनी बात सुधारी और कहा, वह मैं था, मुझे बेटी की बहुत चाहत थी। और फिर एक और बेटा होने पर मैं थोड़ा असंतुष्ट था। पिताजी, अगर सोहन भैया को पता चला कि आप असंतुष्ट थे तो वह निश्चित रूप से दुखी होंगे, काव्या ने मजे लेते हुए कहा। श्री सिन्हा ने तुरंत एक सख्त पिता वाला चेहरा बनाया और कहा, उसकी हिम्मत नहीं होगी। पिताजी, मुझे पता है, हम सब तो बस रास्ते में मिले थे, सिर्फ छोटी बहन ही सगी है। युवराज अपने भाई का पक्ष लिए बिना नहीं रह सके। श्री सिन्हा, युवराज, हा हा हा। काव्या इतना जोर से हंसी कि उनका शरीर हिलने लगा। वह जानती थी कि ये सब सिर्फ मजाक है, लेकिन युवराज का वह बेबस चेहरा उन्हें और भी प्यारा लग रहा था। सिन्हा परिवार बहुत जीवंत था, जहां हंसी और खुशी का अंत नहीं था। रजत अब पहले की तरह सिर्फ अपनी दुनिया में नहीं खोया रहता था। स्कूल शुरू होने के बाद रजत में काफ़ी सुधार आया था, हालांकि वह अभी भी दूसरे बच्चों की तुलना में शांत था। सुनो, हमें बच्चे के लिए कुछ तोहफे तैयार करने चाहिए, जैसे चांदी के कड़े और बच्चे के लिए कुछ कपड़े और जूते। श्रीमती सिन्हा ने उत्साह के साथ श्री सिन्हा से चर्चा की। काव्या ने जल्दी से कहा, माँ, आपको इतने महंगे तोहफे तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। श्रीमती सिन्हा ने इस बार उनकी बात नहीं मानी और गंभीरता से कहा, ये सही नहीं है। शर्मा परिवार ने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। गीता का पोता मेरे अपने पोते जैसा ही है। श्री सिन्हा पूरी तरह सहमत थे और काव्या सिर्फ एक तरफ बैठकर बेबसी से उन्हें देखती रह गईं। काव्या, माँ और पिताजी को वही करने दो जो वे चाहते हैं। वे जैसे चाहें इसे मनाएं, उन्हें करने दो। हमारा तोहफा देना ही सही है, चिंता मत करो, इससे प्रकाश अंकल और गीता आंटी को कोई परेशानी नहीं होगी। युवराज ने उन्हें दिलासा दिया और फिर याद दिलाया, वैसे काव्या, अगर स्कूल में कुछ भी हो तो उसे छिपाना मत। चाहे जो भी हो, बड़े भाई को बताना और बड़ा भाई तुम्हारा साथ देगा। शुक्रिया युवराज भाई, काव्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, आखिर स्कूल में वह सुरक्षित थीं। भला वहाँ क्या हो सकता था। काव्या, तुम्हारे लिए एक चिट्ठी आई है। फाल्गुनी जनरल स्टोर से कुछ स्नैक्स खरीदने गई थीं और डाक विभाग की ओर से गुजरते हुए उन्हें ये पत्र मिला। उन्होंने स्थिति समझाई और उसे उठा लिया। पते पर नज़र डालते हुए उन्होंने पूछा, काव्या, ये तो विदेश से लग रही है, क्या ये सोहन भैया की है? लगता तो ऐसा ही है। काव्या शर्मा ने एक नज़र डाली और पुष्टि की, उन्हीं की है। लिफाफा खोलने पर अंदर एक पत्र और कुछ पोस्टकार्ड मिले। आजकल पोस्टकार्ड काफ़ी लोकप्रिय हैं, खासकर विदेश से भेजे गए, जिन्हें देखने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। हालांकि जब तक काव्या ने उन्हें नहीं देखा, किसी ने झांकने की हिम्मत नहीं की। काव्या ने सरसरी तौर पर उन्हें देखा। उनके भाई, जिनसे वह कभी नहीं मिली थी, उनकी लिखावट बहुत सुंदर थी, शालीन और प्रवाहमयी, जो एक बेफिक्र एहसास दे रही थी। पोस्टकार्ड पर शब्द कम थे, लेकिन उनमें बहुत गर्मजोशी और अपनापन था। ये लो, तुम लोग देख सकते हो। काव्या ने पोस्टकार्ड फाल्गुनी और बाकी सबको दे दिए और खुद पत्र पढ़ने में मग्न हो गईं। प्यारी बहन काव्या, घर वापसी पर तुम्हारा स्वागत है। शुरुआत में ही सोहन ने एक बड़ा सा स्माइली बनाया था, जो प्यारा और उत्सव जैसा लग रहा था। उसके बाद के शब्द मज़ेदार और चंचल थे, जिसमें उन्होंने तुरंत न मिल पाने का अफसोस जताया था और वादा किया था कि जब वह गर्मियों की छुट्टियों में घर लौटेंगे तो इसकी भरपाई करेंगे। साथ ही सोहन ने उनकी पसंद के बारे में पूछा था, क्योंकि वह उनके लिए वहां से एक तोहफा लाना चाहते थे। पत्र पढ़ने के बाद काव्या को बहुत खुशी और सुकून महसूस हुआ।
हालांकि वह अभी तक इस भाई से मिली नहीं थी, लेकिन वह उन्हें अभी से बहुत पसंद करने लगी थी। ऐसा भाई होना वाकई बहुत सुखद है। काव्या, काश मेरा भी ऐसा ही एक भाई होता। फाल्गुनी ने ईर्ष्या के साथ काव्या की ओर देखा। दुर्भाग्य से उनका केवल एक छोटा भाई था, बड़ा भाई नहीं। तुम्हारा भाई भी बहुत अच्छा है, ध्यान रखना कहीं वह नाराज न हो जाए, वरना वह तुम्हारे लिए स्नैक्स खरीदना बंद कर देगा, काव्या ने उन्हें याद दिलाया। वह फाल्गुनी के छोटे भाई से मिल चुकी थी, एक काफी प्यारा और हैंडसम बच्चा। फाल्गुनी ने एक पल सोचा और कहा, ये सच है, मेरा भाई काफी अच्छा है। उसे पता होता है कि मुझे कौन से स्नैक्स पसंद हैं। काव्या हल्के से हंसी और सब हंसी मजाक करने लगे, जबकि काव्या ने सावधानी से पत्र को वापस लपेट दिया। सोहा, मैं तुम्हारे साथ घर चलने का इंतजार करूंगी। काव्या जानती थी कि सोहा आज पियानो अभ्यास के लिए स्कूल में रुक रही हैं, इसलिए उन्होंने प्रस्ताव रखा। सोहा ने सिर हिलाया और कहा, जरूरत नहीं है काव्या, मुझे देर हो जाएगी। तुम पहले घर चली जाओ, मैं माँ पापा को बता दूंगी। सोहा का हाथ ठीक होने के बाद वह अपनी नियमित पढ़ाई पर लौट आई थीं। इस बार उन्होंने एक परफॉर्मेंस में बजाने का अवसर स्वीकार किया था, जिसमें उन्हें 2 धुनें बजानी थीं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि परफॉर्मेंस अच्छी हो, सोहा ने फिर से कड़ा अभ्यास शुरू कर दिया था। हालांकि घर पर भी पियानो था, लेकिन स्कूल में शिक्षक के मार्गदर्शन में वह बेहतर अभ्यास कर पाती थीं। ठीक है, लेकिन बहुत देर मत करना और खुद को ज्यादा मत थकाना। कुछ हिदायतों के साथ काव्या घर के लिए निकल पड़ीं। हाल ही में उन्हें सोहा के साथ रोजाना स्कूल आने जाने की आदत हो गई थी। अचानक अकेले घर जाना थोड़ा अजीब लग रहा था। कार में बैठते ही काव्या ने अपनी आदत के अनुसार मन ही मन फ्रेंच शब्दावली को दोहराना शुरू कर दिया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और कार बेकाबू हो गई। क्या हुआ? काव्या का माथा सामने वाले हेडरेस्ट से टकराया। कसकर पकड़ लीजिए। आपात स्थिति में ड्राइवर के पास केवल चिल्लाने का समय था। उसने स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ा, पास में एक खेत देखा और बिना सोचे समझे कार को उसी तरफ मोड़ दिया। काव्या ने राहत महसूस की कि उन्होंने सीट बेल्ट बांध रखी थी, लेकिन जैसे ही कार खेत में पलट गई, उनका सिर कार के दरवाजे से टकराया और वह पूरी तरह से बेहोश हो गई। सिन्हा निवास। श्रीमती सिन्हा काव्या शर्मा के घर आने का इंतजार कर रही थीं। उन्होंने आज विशेष रूप से झींगे बनाए थे, जो काव्या को बहुत पसंद थे। आज झींगे काफी बड़े और ताज़ा थे, इसलिए उन्हें पूरा यकीन था कि काव्या उन्हें देखकर खुश हो जाएगी। वह अभी तक घर क्यों नहीं आई? श्रीमती सिन्हा बार बार बाहर झांक रही थीं और समय देख रही थीं। वह खुद से ही बुदबुदाने लगी, आमतौर पर तो वह अब तक घर आ जाती है। बेचैन होकर श्रीमती सिन्हा ने प्रोफेसर निधि को फोन लगाया। सोहा अभी घर नहीं आई है। वह आज स्कूल में पियानो का अभ्यास कर रही है और देर से आएगी, निधि ने समझाते हुए अनिश्चितता के साथ कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि काव्या सोहा का इंतजार कर रही हो? मुझे नहीं पता, लेकिन उसने फोन करके कुछ बताया भी नहीं है। श्रीमती सिन्हा का मन घबरा रहा था, उनकी पलकें फड़क रही थीं, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। उन्होंने कहा, निधि, क्या तुम स्कूल फोन करके पता कर सकती हो कि काव्या वहाँ है या निकल गई? ठीक है। निधि जानती थी कि वह अपनी बेटी को कितना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने सोचा, शायद काव्या जल्दी ही घर पहुंच जाएगी। निधि का फोन स्कूल में कुछ लोगों से होता हुआ सोहा तक पहुंचा। माँ, आप क्या कह रही हैं? सोहा ने जब सुना कि काव्या अभी तक घर नहीं पहुंची है, तो उसने बाहर गहराते अंधेरे की ओर देखा। उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, काव्या को आज समय पर घर पहुंच जाना चाहिए था, यह मुमकिन नहीं है, उसे अब तक घर पर होना चाहिए था। क्या तुम्हें यकीन है कि काव्या घर के लिए निकल गई थी? निधि यह सुनकर अब शांत नहीं बैठ पा रही थी, उन्होंने बार बार पूछा। सोहा का मन अब पियानो अभ्यास में नहीं लग रहा था। उसने कहा, माँ, मैं स्कूल में इधर उधर पूछती हूँ। शायद क्लासमेट्स की वजह से उसे देर हो गई हो। ठीक है, पता लगाओ, मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूंगी। निधि ने फ़ोन रख दिया। उन्हें बेचैनी महसूस हो रही थी, क्योंकि काव्या कभी भी लापरवाही नहीं करती थी। अगर कहीं देर होती तो वह निश्चित रूप से बता देती। क्या कुछ गलत हो गया था? जैसे ही यह विचार आया, निधि ने अपना सिर झटक दिया और खुद को दिलासा दिया, ज्यादा मत सोचो, स्कूल से घर तक कार आती जाती है, भला क्या हो सकता है। ड्राइवर भी काफी अनुभवी था। स्कूल में सोहा सीधे कैफेटेरिया गई, चारों ओर देखा लेकिन कोई नहीं मिला। वह पास के रेस्तरां में भी गई, लेकिन वहां भी कोई नहीं दिखा। कुछ देर सोचने के बाद वह दौड़कर कमरा नंबर 302 की ओर गई। क्या काव्या यहाँ है? सोहा हाँफते हुए पहुंची। हॉस्टल के कमरे में सब लोग खाना खा रहे थे या पढ़ रहे थे। सोहा को इस तरह बदहवास देखकर सब चौंक गए। फाल्गुनी ने उत्सुकता से कहा, सोहा, क्या तुम कंफ्यूज हो गई हो? काव्या हॉस्टल में नहीं रुकती। नहीं, मैं पूछ रही हूं कि क्या तुम में से किसी ने काव्या को देखा है? सोहा ने घबराहट में कहा, क्लास खत्म होने के बाद वह अभी तक घर नहीं पहुंची है। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने उसे बस में चढ़ते हुए देखा था, फाल्गुनी ने बताया।
आज वह खुद को रोक नहीं पाई थीं और स्कूल गेट पर हेयर क्लिप्स खरीदने गई थीं। वहां से स्नैक्स का एक बैग लेकर लौटते समय उन्होंने काव्या को बस में चढ़ते देखा था और उसे ग्रीट भी किया था। तो क्या रास्ते में ट्रैफिक जाम है? सोहा ने अनिश्चितता से कहा और तुरंत नीचे दौड़कर एक टेलीफोन बूथ ढूंढा ताकि घर फोन कर सके। उसने हाँफते हुए कहा, माँ, क्या काव्या घर पहुंच गई? अभी तक नहीं। क्या बात है? क्या काव्या स्कूल में नहीं है? निधि बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अपनी बेटी की बात सुनकर उनका दिल बैठ गया। नहीं, फाल्गुनी ने काव्या को घर जाने वाली बस में चढ़ते देखा था। क्या रास्ते में ट्रैफिक जाम है? आप चाची से फिर से पूछिए। सोहा ने कुछ देर सोचा और कहा, बेहतर होगा मैं खुद फोन करूं, शायद काव्या अब तक घर पहुंच गई हो। निधि अब घर पर नहीं रुक सकी। उन्होंने चाबियां उठाईं और बगल वाले घर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह बाहर निकली, उनकी टक्कर श्री जयंत से हुई जो अभी वापस आए थे। उन्होंने मजाक में कहा, ओह, आज तुम मुझे लेने आए हो? मजाक बंद कीजिए, ऐसा लग रहा है जैसे काव्या के साथ कुछ बुरा हुआ है। प्रोफेसर निधि श्री जयंत को पीछे छोड़ते हुए घबराहट में बाहर की ओर बढ़ी। जयंत एक पल के लिए ठिठके और बोले, क्या काव्या स्कूल में नहीं है? क्या हुआ? निधि, ऐसे भागो मत, मुझे बताओ तो सही की बात क्या है। जयंत तेजी से उनके पीछे लपके। रास्ते में निधि समझाती गईं, काव्या हमेशा से बहुत सुलझी हुई बच्ची रही है। अगर उसे घर आने में जरा भी देर होती है या कहीं रुकना पड़ता है तो वह निश्चित रूप से फ़ोन करती है। ज्यादा चिंता मत करो, शायद अचानक कुछ काम आ गया हो और फ़ोन करने का समय न मिला हो। काव्या बहुत भाग्यशाली बच्ची है। जयंत ने उन्हें दिलासा दिया, क्योंकि वह सच में अपनी इस भतीजी की बहुत परवाह करते थे। जब जयंत और निधि घर पहुंचे तो श्री सिन्हा पहले ही आ चुके थे। श्रीमती सिन्हा को बेहाल देखकर उन्हें लगा कि शायद उनकी तबीयत खराब है। जैसे ही उन्होंने सुना कि काव्या के साथ कुछ हो सकता है, श्री सिन्हा एक पल के लिए घबराए लेकिन तुरंत खुद को संभाला और बोले, काव्या आमतौर पर 5:30 बजे तक घर आ जाती है और अभी सिर्फ 6 बजे हैं। वह केवल आधा घंटा लेट है, शायद सोहा के साथ हो। असंभव, जब भी काव्या को देर होती है वह हमें बता देती है। सिन्हा जी, अगर कुछ हो गया हो तो? काव्या के साथ कुछ बुरा होने के ख्याल मात्र से ही श्रीमती सिन्हा की घबराहट चरम पर पहुंच गई। खुद को मत डराओ, शायद काव्या अभी आती ही होगी। जैसे ही श्री सिन्हा ने ये कहा, बाहर कुछ आहट हुई। उन्होंने आगे जोड़ा, देखो, शायद काव्या आ गई। श्रीमती सिन्हा उम्मीद से भरकर बाहर दौड़ी और निधि से व्याकुल होकर पूछा, क्या हुआ? क्या काव्या सोहा के साथ है? क्या सोहा पियानो का अभ्यास कर रही है, इसलिए उसे देर हो गई? मान्या, चिंता मत करो, सोहा ने कहा है कि काव्या को आज समय पर घर आ जाना चाहिए था। ये सुनकर श्रीमती सिन्हा और भी ज्यादा बेचैन हो गईं। श्री सिन्हा श्रीमती सिन्हा को दिलासा देने की कोशिश करते हुए फ़ोन करने लगे। युवराज अभी पारिवारिक डिनर की तैयारी के लिए घर की ओर निकलने ही वाले थे कि अचानक श्री सिन्हा का फ़ोन आया। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने गलत सुना है। फ़ोन रखने के बाद युवराज ने तुरंत दूसरे लोगों से संपर्क करना शुरू किया। श्री सिन्हा की उम्र बढ़ने के साथ युवराज ने पिछले कुछ वर्षों में सिन्हा परिवार के अधिकांश बिजनेस को धीरे धीरे संभाल लिया था। परिवार के सम्मान को बनाए रखने के लिए श्री सिन्हा ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया था, जिससे सुधारों के बाद दोबारा बिजनेस शुरू करने तक परिवार ने बहुत सादगी से समय बिताया था। सिन्हा परिवार का बिजनेस कई क्षेत्रों में फैला था, लेकिन उनके गुप्त संपर्कों के बारे में ज्यादा जानकारी बाहर नहीं थी। युवराज ने अपने स्तर पर लोगों से इस बारे में पता लगाने को कहा। सिन्हा निवास। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया और काव्या शर्मा का कोई अता पता नहीं चला, सबका उत्साह गिरने लगा। खास तौर पर श्रीमती सिन्हा का दिल घबराहट और दर्द से बैठा जा रहा था। मान्या, ऐसे हिम्मत मत हारो, घबराओ मत। काव्या के वापस आने तक धैर्य रखो, श्री सिन्हा ने अंदाजा लगाते हुए आश्वासन दिया। हो सकता है रास्ते में कार खराब हो गई हो और वह हमें फ़ोन न कर पाई हो। चिंता मत करो, हमारी काव्या पर ईश्वर का आशीर्वाद है। वह बहुत नेक दिल है और निश्चित रूप से सुरक्षित होगी। वह ठीक होगी, वह बिल्कुल ठीक होगी। श्रीमती सिन्हा खुद को तसल्ली देने लगीं। तभी फ़ोन बजा। वह लगभग झपट कर फ़ोन की ओर बढ़ीं और कांपती आवाज़ में कहा, काव्या। उन्होंने अपनी बेटी का नाम पुकारा, इस उम्मीद में कि दूसरी तरफ से काव्या की आवाज़ सुनाई देगी। माँ, मैं हूँ। फ़ोन पर युवराज की आवाज़ आए। उन्होंने भरोसा दिलाया, माँ, चिंता मत करो, मुझे पता चला है कि मोर्टन रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ है, शायद उसी वजह से देरी हो रही है। मैं वहीं देखने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, श्रीमती सिन्हा ने जल्दी से कहा और श्री सिन्हा को घर से बाहर निकलने के लिए जोर देने लगीं। श्री सिन्हा शुरुआत में नहीं चाहते थे कि श्रीमती सिन्हा वहां जाएं, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रहीं और वे उन्हें रोक नहीं सके। भाभी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। हालांकि आम दिनों में प्रोफेसर निधि और श्रीमती सिन्हा के बीच छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती थी, लेकिन उनके बीच गहरा लगाव था। मैं,
श्री जयंत अभी कुछ कहने ही वाले थे कि श्री सिन्हा ने कहा, जयंत तुम घर पर ही रुको, वरना जब मान्या रजत को घर लेकर आएगी और किसी को नहीं पाएगी तो वह परेशान हो जाएगी। उन्हें समझाकर श्री सिन्हा तुरंत सबको लेकर निकल पड़े। मोटन रोड पर जब युवराज पहुंचे तो उन्होंने खेत में एक कार को पलटा हुआ देखा और उनकी आंखें डर से फैल गईं। काव्या, युवराज पागलों की तरह ढलान से नीचे दौड़े। पिछले 2 दिनों से गिरी बर्फ जो कीचड़ और पानी में मिल गई थी, उसकी परवाह किए बिना वह बड़े बड़े डग भरते हुए आगे बढ़े। काव्या, काव्या, युवराज सीधे पिछली सीट की ओर लपके, लेकिन उन्होंने देखा कि पिछला दरवाज़ा खुला हुआ था और काव्या शर्मा वहां नहीं थी। युवराज ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। बलराज, युवराज को बलराज को ढूंढना था, जो अभी भी कार के अंदर था। बलराज की हालत ठीक नहीं थी, उसके सिर पर चोट लगी थी और खून चेहरे से नीचे बह रहा था। बलराज, तुम कैसे हो? युवराज ने ड्राइवर के कान के पास जाकर चिंता से पूछा। बलराज ने आंखें खोली और देखा कि वह युवराज है। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, निशान वाला चेहरा, वह छोटी बिटिया को ले गया। इतना कहते ही बलराज फिर से बेहोश हो गया। युवराज ने तुरंत लोगों को बलराज को अस्पताल भेजने का इंतजाम करने को कहा और साथ ही दूसरों को हर जगह ये पता लगाने के लिए लगा दिया कि काव्या को कहाँ ले जाया गया है। उन्होंने सड़क के किनारे खड़ी एक और खाली कार देखी, एक बार उसकी तलाशी ली, कोई नहीं मिला तो उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। श्री सिन्हा और बाकी लोग जल्दी ही पहुंच गए। बलराज को ले जाते हुए देखकर श्रीमती सिन्हा के पैर डगमगा गए। शुक्र था कि श्री सिन्हा ने उन्हें थाम लिया। भाभी, सब ठीक है, काव्या को कुछ नहीं होगा। निधि ने श्रीमती सिन्हा का हाथ कसकर थाम लिया। उन्हें दिलासा देते हुए वह खुद को भी ढांढस बंधा रही थीं। युवराज, काव्या कहाँ है? श्रीमती सिन्हा संघर्ष करते हुए कार के सामने की ओर बढ़ीं। युवराज कुछ कदम आगे बढ़े और सहज ही श्री सिन्हा की ओर देखा। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वह अपहरण की खबर उन्हें दे। उन्हें डर था कि श्रीमती सिन्हा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। युवराज, श्रीमती सिन्हा की आंखों में आंसू भर आए और वह उम्मीद भरी नजरों से युवराज को देखने लगी। उस खबर को सुनने से डर रही थी जो उन्हें दहशत से भर दे। मान्या, परेशान मत हो, पहले युवराज की बात सुनते हैं। श्री सिन्हा ने अपनी आंखों से युवराज को इशारा किया, जिस पर श्रीमती सिन्हा ने सख्ती से कहा, सिन्हा जी, यह मत सोचिए कि आप मुझसे कुछ छिपा सकते हैं। अगर काव्या को चोट भी लगी है तो मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। मैं उसे देखना चाहती हूँ, मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश मत कीजिए। युवराज ने आह भरी और दिलासा देते हुए कहा, माँ आप चिंता मत कीजिए, काव्या कार में नहीं है। श्रीमती सिन्हा को एक पल के लिए राहत महसूस हुई, लेकिन तुरंत ही उन्होंने अपनी आंखें युवराज पर गड़ा दी, जैसे उनसे पूछ रही हों, काव्या बलराज द्वारा चलाई जा रही कार में थी। बलराज को बाहर निकाला जा चुका है तो काव्या वहां कैसे नहीं हो सकती? बलराज ने बताया कि काव्या को एक चेहरे पर निशान वाला आदमी ले गया है। जैसे ही युवराज के शब्द गिरे, श्रीमती सिन्हा लड़खड़ा गईं, फिर वह श्री सिन्हा के कंधे पर ढह गईं और फूट फूट कर रोने लगीं। मेरी बेटी की किस्मत इतनी कड़वी क्यों है? कोई काव्या का अपहरण क्यों करना चाहेगा? मान्या, चिंता मत करो, चूंकि वे इरादे के साथ आए थे तो उन्हें जरूर कुछ चाहिए होगा। हमारे पास पैसा है, वे जो भी मांगे हम दे देंगे। हम अपनी बेटी को निश्चित रूप से छुड़ा लाएंगे। श्री सिन्हा ने उन्हें दिलासा देने के लिए धीरे से उनका कंधा थपथपाया। मैं चिंता कैसे न करूं? जब काव्या पैदा हुई थी तब उसे बदल दिया गया था। उसे वापस पाना इतना मुश्किल था और अभी तो हमारे अच्छे दिन शुरू ही हुए थे। काव्या को खोने के डर से श्रीमती सिन्हा घबराहट के मारे रोते रोते बेहोश हो गईं। रात का अंधेरा गहरा चुका था। खन्ना निवास। अजय, तुम्हारी माँ अब तक वापस क्यों नहीं आई? श्याम खन्ना ने घड़ी की ओर देखते हुए पूछा। नौकरानी ने 1 घंटा पहले ही खाना बना लिया था। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि वह जल्दी लौट आएंगी? पिताजी, माँ ने कहा था कि वह नीना दीदी के लिए खाना लेकर जा रही हैं। अजय टीवी देख रहा था। आज एनिमल वर्ल्ड आ रहा था और वह इसे किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकता था। काफी समय हो गया है और उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि वह रात के खाने के लिए घर नहीं आएंगी। शाम बुदबुदाए, एक पल सोचा और नीना को फोन लगाया। हेलो। नीना ने अभी अभी खाना खत्म किया था और आज की धुली हुई तस्वीरों को देख रही थीं। फोन बजने पर उन्होंने लापरवाही से उसे कान और कंधे के बीच दबाकर उठाया। नीना, मैं हूँ। श्याम ने पूछा, क्या आज तुम्हारी वंदना आंटी के साथ दिन की कोई योजना थी? नहीं, आंटी मेरे लिए चिकन सूप लेकर आई थीं, मैंने पी लिया। पिताजी, आप आंटी से कहिए कि वह इतनी मेहनत न किया करें। यहाँ आंटी मेरा बहुत ख्याल रख रही हैं और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। नीना ने एक डकार ली। उन्हें अभी भी चिकन सूप की महक आ रही थी। तुम्हारी वंदना आंटी वापस कब निकली थीं? श्याम ने पूछा। नीना रुकी, समय देखा और कहा, 5 बजे के थोड़ा बाद, शायद 5 भी नहीं बजे थे। क्यों, क्या आंटी अभी तक घर नहीं पहुंची? उन्होंने सहजता से पूछा। 7 बज चुके थे। नहीं। श्याम ने फिर पूछा, क्या उन्होंने कहीं और जाने के लिए कहा था?
नहीं, नीना ने तस्वीरें नीचे रखीं, थोड़ा सोचा और जवाब दिया, मैंने सुना था आंटी कह रही थी कि वह घर जाकर अजय का होमवर्क चेक करेंगी। क्या वह घर नहीं पहुंची? असंभव, 2 घंटे हो गए हैं, वह अब तक घर कैसे नहीं पहुंची होंगी? वंदना कार से वापस जा रही थी, इतना समय तो आने जाने के 10 चक्करों के लिए काफ़ी होता, वह अब तक घर क्यों नहीं पहुंची? वह सच में नहीं आई, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैं थोड़ा और इंतज़ार करता हूँ। श्याम ने फ़ोन रख दिया और बाहर की धुंधली स्ट्रीट लाइट को देखने लगे, उनकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। होटल मून, सबसे ऊपरी मंजिल। आर्यन खन्ना ऊपरी मंजिल के डिज़ाइन की प्लानिंग में व्यस्त थे। श्याम ने ये काम उन पर डाल दिया था और उन्हें बाद के डिज़ाइन चरणों को संभालना था। आर्यन भाई, आर्यन ने जानी पहचानी आवाज़ सुनी और मुड़कर देखा, वहाँ विक्रम खड़ा था। आर्यन का दिल जोर से धड़का और उन्होंने पूछा, विक्रम, क्या बात है? आर्यन ने तुरंत काम छोड़ा और विक्रम के पीछे बाहर की ओर लपके नीचे जाते हुए स्थिति के बारे में पूछा। काव्या मुसीबत में है। विक्रम के शब्दों ने आर्यन के चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल दिए। उनकी रफ्तार इतनी तेज हो गई जैसे कोई कलाकार कलाबाजी दिखा रहा हो। वह ऊपरी मंजिल से नीचे की ओर भागे, जिससे आसपास के लोग चीख पड़े। कार में इंजन स्टार्ट करते समय आर्यन ने विवरण मांगा और जाना कि दूसरी पार्टी ने पहले काव्या की कार का टायर ब्लास्ट किया, जिससे कार खेत में जा गिरी और फिर वे उसे उठाकर ले गए। आर्यन की जान हलक में अटकी हुई थी। उन्होंने पूछा, वे किधर गए? शहर के उत्तर की ओर। विक्रम को जानकारी मिली और वह तुरंत रिपोर्ट करने पहुंचा था, साथ ही वह कार को ट्रैक करने के लिए भी लोगों को लगा चुका था। ठीक है, हम अभी वहां जा रहे हैं। आर्यन ने एक्सीलेटर को फर्श तक दबा दिया। अगर स्थिति इतनी गंभीर न होती तो विक्रम आर्यन के ड्राइविंग कौशल की तारीफ जरूर करता। जब काव्या की आंखें खुलीं तो चारों ओर गुप्पा अंधेरा था। उन्होंने अपने सिर को सहलाया जहां जोर से चोट लगी थी, उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हुई। धीरे धीरे याददाश्त वापस आए और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनका एक्सीडेंट हुआ था तो यहाँ इतना अंधेरा होना नामुमकिन था। क्या यह अपहरण था? काव्या, तुम जाग गई। एक अजनबी महिला की आवाज़ गूंजी। कौन है? काव्या ने सावधानी से चारों ओर देखा। कमरा इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह केवल आवाज़ की दिशा में देख सकती थीं। डरो मत, मैं वंदना हूँ, अजय की माँ और आर्यन की सौतेली माँ, वंदना ने धीमी आवाज़ में समझाया। वंदना आंटी, आप यहाँ कैसे? और यह कौन सी जगह है? एक परिचित आवाज़ सुनकर काव्या शर्मा सहज रूप से वंदना के करीब चली गईं। ये जानकर कि वह बेहोश हो गई थी, उन लोगों ने उन्हें नहीं बांधा था, जिससे वह टटोलते हुए आगे बढ़ पाईं। मैं नीना के लिए चिकन सूप देने गई थी और यहीं पास में थी। घर लौटते समय मैंने तुम्हारा एक्सीडेंट देखा। मैं चाहती थी कि ड्राइवर मदद करे, लेकिन जब मैंने देखा कि वह तुम हो तो अचानक कहीं से कुछ लोग आ गए और मुझे मारकर बेहोश कर दिया। जब मेरी आंख खुली तो मैं यहाँ थी, वंदना ने बताया। शुरुआत में उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक हादसा है, जब तक कि उन्होंने काव्या को नहीं देखा और खुद बेहोश नहीं कर दी गईं। आंटी, मेरी वजह से आपको इसमें शामिल होना पड़ा, मुझे माफ़ कर दीजिए, काव्या ने अपराधबोध में अपनी आंखें झुकाते हुए कहा। फिर पूछा, आंटी, क्या आप बंधी हुई हैं? हाँ, मेरे हाथ और पैर बंधे हुए हैं, वंदना ने जवाब दिया। काव्या को करीब आते देख उन्होंने उसे दिलासा दिया, चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से सुरक्षित वापस लौटेंगे। मुझे डर नहीं लग रहा है आंटी। लाइए, मैं आपकी रस्सियां खोलने की कोशिश करती हूँ। अंधेरे में काव्या केवल अपने स्पर्श पर भरोसा कर सकती थीं। सौभाग्य से गांठें खोलना मुश्किल नहीं था और उन्होंने जल्दी ही वंदना को आज़ाद कर दिया। दोनों एक दूसरे से सटकर बैठ गईं। इस गुप्त अंधेरे में साथ होने से वे काफ़ी सहज महसूस कर रही थीं। काव्या मन ही मन सोचने लगी कि उन्होंने आखिर किसका इतना बुरा किया है कि उनका अपहरण कर लिया गया। कुछ देर सोचने के बाद काव्या को अजय की याद आई। जब अजय गया था तो उसकी आंखों में नफरत साफ थी और उसने दांत भी भींचे हुए थे। हालांकि उन्होंने सुना था कि अजय का परिवार शहर छोड़ रहा है। क्या अजय अभी भी ऐसा कुछ कर सकता है? उन्हें इसकी संभावना कम ही लग रही थी। आंटी, क्या नीना भी इन दिनों बहुत बिजी है? काव्या ने पूछा, क्योंकि कमरे में सन्नाटा और अंधेरा बहुत ज्यादा था। हाँ, ऐसा लगता है कि नीना किसी फोटोग्राफी एग्जीबिशन में हिस्सा ले रही है और हर जगह तस्वीरें खींचती फिर रही है। जब मैं उसके लिए चिकन सूप लेकर गई थी तो वह लगातार शिकायत कर रही थी कि तुम बहुत बिजी रहती हो। वंदना धीरे से हंसी। उनकी आवाज़ सौम्य थी और उस अंधेरे में एक भरोसा देने वाली ताकत समेटे हुए थी। नीना के बचपन से ही ज्यादा दोस्त नहीं रहे, तुम शायद उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो, वंदना ने आह भरते हुए कहा। काव्या ने पूछा, ऐसा क्यों? नीना तो इतनी मिलनसार है, उसके तो बहुत सारे दोस्त होने चाहिए थे। भले ही नीना ऊपर से मिलनसार दिखती हो, लेकिन जब वह 6 साल की थी तो उसकी अपनी मां का निधन हो गया था और उसके बाद वह बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थी। बाद में जब वह स्कूल गई तो वह लोगों के ज्यादा करीब नहीं आई। वंदना ने नीना के बचपन की मज़ेदार बातें याद की।
उदाहरण के लिए, बचपन में नीना बिल्कुल लड़कों जैसी टॉमबॉय रहती थी। काव्या ने अविश्वास से पूछा, आंटी, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या नीना बचपन में टॉमबॉय थी? अब समझ आया कि नीना के बचपन की तस्वीरें क्यों नहीं हैं। 10 साल की होने से पहले वह सच में एक टॉमबॉय थी। फिर जूनियर हाई स्कूल में उसने अपने बाल बढ़ाना शुरू किए और वह कोमल हो गई। वह लगती तो ऐसी थी जैसे सबकी दोस्त है, लेकिन बहुत कम दोस्त थे जो सच में उसके दिल के करीब थे। वंदना ने नीना के स्कूल के दिनों की एक घटना याद की। नीना की एक बहुत करीबी दोस्त थी जो पीठ पीछे उसकी बुराई करती थी और उसे एक लापरवाह टॉमबॉय कहती थी। यही वजह थी कि बाद में नीना दोस्त बनाने में हिचकिचाने लगी। आंटी, नीना खुशकिस्मत है कि उसे आप मिली, काव्या ने अचानक कहा। उन्हें एहसास हुआ कि अगर वंदना जैसी सौम्य महिला नीना के साथ न होती तो शायद नीना आज इतनी मासूम और खुशमिजाज नहीं होती। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, मैं अपनी बहन को सुरक्षित घर जरूर वापस लाऊंगा, युवराज ने वादा करते हुए कहा। पिताजी, अब आप बेफिक्र होकर मां को घर ले जाए। घर पर एक निजी डॉक्टर मौजूद है। श्रीमती सिन्हा को अचानक गहरा सदमा लगा था, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाईं और बेहोश हो गईं। युवराज, बस अपनी बहन को सही सलामत वापस ले आना, श्री सिन्हा ने अपने बेटे का कंधा थपथपाते हुए कहा। पिता और पुत्र के बीच का मौन संवाद बिल्कुल स्पष्ट था। युवराज ने दृढ़ता से जवाब दिया। प्रोफेसर निधि ने युवराज की ओर देखा और बार बार कहा, युवराज, तुम्हें काव्या को सुरक्षित वापस लाना ही होगा। चाची, आप चिंता मत कीजिए, मैं काव्या को सुरक्षित वापस लाऊंगा, युवराज ने जोर देकर कहा। युवराज का लहजा पक्का था। वह निधि को दिलासा भी दे रहे थे और खुद को याद भी दिला रहे थे कि उन्हें हर हाल में अपनी बहन को घर वापस लाना है। श्री सिन्हा और बाकी लोगों के जाने के बाद युवराज एक खाली कार के पास से गुजरे और पूछा, ये किसकी कार है? मुझे नहीं पता, युवराज के आदमी ने सिर हिलाया। युवराज ने फिर पास ही पहुंचे पुलिसकर्मी से पूछा, हेलो, क्या पता चला कि यह कार किसकी है? पुलिसकर्मी ने जवाब दिया, जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें कोई नहीं मिला। मैंने जांच के लिए टीम भेज दी है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही खबर मिलेगी। साथ ही उस खेत के उस पार एक छोटा सा गांव है। हमारे लोगों ने वहां भी पूछताछ की है। यहाँ काफी देर से एक कार खड़ी थी और हम ये भी पता लगा रहे हैं कि वह कार किधर गई। शुक्रिया, कृपया मेरी बहन को ले जाने वाले का सुराग लगाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, युवराज ने बार बार विनती की। फिर पास के फोन बूथ पर जाकर एक कॉल किया। हेलो, दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज आई। मालिक खन्ना, मैं युवराज सिन्हा बोल रहा हूँ। युवराज ने फोन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, मुझे किसी को ढूंढने में आपकी मदद चाहिए। युवराज भाई, किसे ढूंढना है? बस नाम बताओ। अगर मैं मदद कर सका तो यकीन रखो जरूर करूंगा, मालिक खन्ना ने अपनी उंगलियों के बीच सिगरेट दबाते हुए कहा। उन्होंने एक गहरा कश लिया जिससे उनका चेहरा धुएं में घिर गया और उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मोर्टन रोड पर एक कार एक्सीडेंट हुआ है। कार खेत में जा गिरी और मेरी बहन को एक चेहरे पर निशान वाले आदमी ने अगवा कर लिया है, युवराज ने संक्षेप में कहा। अगर वह सुरक्षित मिल जाती है तो मैं 1 लाख रुपये दूंगा। ओह, तुम्हारी बहन। मैंने सुना है कि सिन्हा परिवार को उनकी बरसों पहले खोई हुई बहन मिल गई है। मालिक खन्ना तुरंत राजी नहीं हुए। 5 लाख, युवराज ने गंभीर स्वर में ऑफर बढ़ा दिया। दूसरी ओर से मालिक खन्ना की आवाज़ फिर आई, जैसे वह किसी मुश्किल में हो। युवराज भाई, आप तो जानते ही हैं, शहर में चेहरे पर निशान वाले तो बहुत से लोग हैं। युवराज का दिल बैठ गया। उन्होंने गहरी सांस ली और ऑफर फिर से बढ़ा दिया। मालिक, जूहू खड़ी वाली वह ज़मीन, मुझे लगता है वह आपके लिए बिल्कुल सही रहेगी। हा हा हा, मालिक खन्ना की हंसी गूंजी। युवराज भाई, आप बात करना जानते हैं। मैं आपके पिताजी का भी अच्छा दोस्त हूँ। तुम्हारी बहन मुसीबत में है तो मैं निश्चित रूप से अपनी पूरी कोशिश करूँगा। बेफिक्र रहो, जैसे ही कोई अच्छी खबर मिलेगी मैं तुम्हें तुरंत इत्तला करूंगा। वह पिछले कुछ समय से जूहू खाड़ी की उस जमीन के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे और सिन्हा परिवार उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था। उनके हत्ते ही क्या वह जमीन आसानी से उन्हें नहीं मिल जाएगी? शुक्रिया, मालिक खन्ना, युवराज ने कहा। युवराज ने राहत की सांस ली। मालिक खन्ना के आश्वासन के साथ उन्हें लगा कि उनकी बहन सुरक्षित होनी चाहिए। शहर के इन अंधेरे कोनों में मालिक खन्ना का वैसा ही नियंत्रण था जैसा किसी और का नहीं, सिवाय अजय के, जो किसी रहस्यमयी साय की तरह था। युवराज ने अपनी सारी उम्मीदें सिर्फ मालिक खन्ना पर नहीं टिकाईं, बल्कि अपने दोस्तों से भी हर जगह जानकारी जुटाने को कहा।